ग्लोबल लॉजिक, इसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे और एक विदेशी कंपनी ने इस कंपनी को 75,000 करोड़ रुपए में खरीदा। हिताची केम ऑन द टेबल। हमको एक डिजिटल आर्म चाहिए जिनको ये कॉम्बिनेशन में हम काफी अच्छी सर्विसेज वर्ल्ड को दे सकते हैं। इसमें उन्होंने एक पूरा ऑफर्स टेबल पे रखा विच वाज क्लोज टू $9.6 बिलियन। आप फंडिंग ले नहीं रहे हैं, फंडिंग स्टार्टअप्स को मिले। ये बड़ा एसडी कार्ड ये ब्रिक टाइप लगा दो आप, ये पेटाबाइट्स ऑफ डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है और ये ब्रिक लेके आप डेटा सेंटर में चले जाओ और वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करो। एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? प्री एआई और पोस्ट एआई वर्ल्ड आने वाला है और अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी वेव्स आज आई हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस हुई है, ये पूरी टेक्नोलॉजी वेव्स को एक साथ भी पकड़ो और उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उतनी बड़ी वेव ये है। कोडिंग का जमाना चला गया। कभी जिंदगी में कोडिंग नहीं करा। एआई टूल्स के ऊपर की मास्टरी जो इजीली अवेलेबल है आपको अभी से सभी को, जैसे आज लैपटॉप आप वापर सकते कि नहीं ये पूछना सामने वाले का एक अपमान होगा, सभी लोग यूज कर रहे हैं और आना ही चाहिए, वैसे ही एआई का होने वाला है। आईटी सेक्टर में नौकरियां जो हैं वो कम होंगी। जो बंदा 3.5 लाख 4 लाख रुपए सैलरीज एंट्री लेवल पे साल की 4 लाख रुपए सैलरीज पे ऐसे कंपनीज में जाता था, 20 साल पहले भी वही सैलरी थी, आज भी हुई है। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बना रहे हो, सेंसर्स बना, चिप होते जा रही है, आप उन तक वो लेके जाओ और वो 80 करोड़ लोग 1 रुपए भी दे एक महीने का, तो वो स्टार्टअप का रेवेन्यू 80 करोड़ रुपए है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसन पॉडकास्ट और जैसा हमारे पिछले एपिसोड्स थे जिसमें बहुत सारा नॉलेज और जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। यकीन मानिए कि इस पॉडकास्ट में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और ये पॉडकास्ट ज़रूरी उनके लिए है जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं या ख़ुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। उद्यमशीलता का एक तरीके से प्रभाव उनके मन में है और वो कुछ अलग करना चाहते हैं और एक आईटी सेक्टर को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि ये जो हमारे सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक बेहतर टेक्निकल वे में सॉल्यूशन देते हैं। तो आईटी सेक्टर के मास्टर आज एक तरीके से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को अगर याद हो तो एक कंपनी का नाम इन्होंने सुना होगा, हमारे दर्शकों ने, ग्लोबल लॉजिक, इसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे और ये कंपनी जब एक विदेशी कंपनी ने इस कंपनी को 75,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा तो वो एक तरीके से बहुत चर्चा का केंद्र में रहा था ये मुद्दा भी। और सबसे ख़ास है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी शुरू जो हुई थी उसमें जो प्रमुख तौर पर जिन लोगों का एक तरीके से हाथ लगा था, मेहनत लगी थी, उनमें आज के हमारे गेस्ट थे। बहुत बहुत स्वागत करिए शक्तिकांत चौधरी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है आपसे और मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो नए बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ास तौर से आईटी सेक्टर से और इनोवेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत मैं करता हूँ और शुरुआत ग्लोबल लॉजिक कंपनी से ही करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बड़ा एकदम चर्चा में रही कि नागपुर की एक कंपनी जो 75,000 करोड़ रुपए में बिकी। इस कंपनी के बारे में बताइए कि ये कंपनी किस तरीके से शुरू हुई, आपका रोल किस तरीके से था, उसकी पूरी की पूरी यात्रा किस तरीके से रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद फॉर हैविंग मी ओवर हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ग्लोबल लॉजिक का जर्नी जो था उसका, ये कंपनी जो थी एक इंडस लॉजिक नाम की कंपनी थी जो एक यूएस और इंडिया के तहत बनी थी। वॉशिंगटन में उनका ऑफिस था, हेड ऑफिस, और नोएडा में उनका ऑफशोर सेंटर था जी। और मेरी जो कंपनी थी लैम्बेंट टेक्नोलॉजी जी। दोनों कंपनी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे चालू हुई, 2000 में चालू की और 2006 में इंडस लॉजिक और जो लैम्बेंट है ये मर्ज हुई जी। मर्ज होने के बाद में बिकॉज हमको इसको वैश्विक स्तर पे ले जाना था जी, तो हमने उसका नाम ग्लोबल लॉजिक किया जी। अब ग्लोबल लॉजिक उस समय दोनों मिला के हम लोग 1,001 लोग का कंपनी था उस समय में। और ये स्पेशलिटी ये कंपनी की ऐसी थी कि ये हम सिर्फ बड़े कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनाते थे जी। हम कॉल सेंटर, सपोर्ट, ERP इम्प्लीमेंटेशन, वो टाइप के सर्विसेज में थी। ये एक स्पेशलाइज्ड, उसको उस समय नाम दिया गया था आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, OPD, ऐसा उसका नाम हुआ करता था।
उसके बाद में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन करके उसका नाम हुआ, क्योंकि एक नई लाइन थी जी। तो ये इसमें हम लोग सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज के, भले वो मेट्रॉनिक्स हो, स्प्रिंट हो, AT&T हो, उसके बाद में गूगल हो, एप्पल हो, इनके जो प्रोडक्ट्स है कुछ, ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हम लोग करते थे जी। तो ये वाला स्पेशलिटी होने के कारण थोड़ा हमारा एक पोजीशनिंग अलग था जी। तो थोड़े से क्वालिटी वाले, हाई एंड वाले भी लोग लगते थे, बिकॉज प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे। ये कंपनी जब ये हज़ार थी, उसके बाद में ये कंपनी ने अपना विस्तार चालू किया। उसके बाद में यूक्रेन में गए, यूक्रेन में हमने कंपनीज एक्वायर करी, इज़राइल में गए, UK में गए, उसके बाद में अर्जेंटीना गए, चिले गए, और यहाँ से हमने, और फिर US में तो एक्सपेंशन था ही। ये कंपनीज पूरी एक्वायर करके स्लोली हमने ये कंपनी को 1000 से ऑलमोस्ट लाइक 10,000 तक हम ये कंपनीज को लेके गए। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट लाइक वर्ल्ड के 200 कंपनीज के प्रोडक्ट डेवलप करते थे जी। तो इंडिया में जो सेंटर्स थे, जो उनका ओरिजिनल सेंटर था वो तो नोएडा में था, हमारा नागपुर का तो था ही। उसके बाद में हैदराबाद में एक हमने रूफस नाम की कंपनी थी, वो एक्वायर करी थी। वो कंपनी जहाँ पे आप ये गूगल में न्यूज़ फीड वगैरह देखते थे, उसका जो क्यूरेशन पूरा होता था वो पूरा हैदराबाद में होता था जी। तो वो हमारा हैदराबाद सेंटर था और एक बेंगलोर सेंटर था जी। और उसके बाद में गुड़गांव सेंटर। ऐसे हमारे 5 सेंटर्स तब थे, अभी तो और बढ़ गए। तो ये पूरा जर्नी चला, और ये जर्नी चलने के बाद में 2013 के एंड में एपेक्स नाम का एक यूरोपियन फंड है जी। तो उन्होंने ऑफ़र दिया, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने इसको उस समय में अराउंड $540 मिलियन में ये कंपनी को एक्वायर किया। और उसके बाद में ये कंपनी का और विस्तार हो गया, और ये विस्तार होते होते ये कंपनी ऑलमोस्ट एक अभी 18 कंट्रीज़ में इनका काम चल रहा था, और एक कंपनी का टर्नओवर ऑलमोस्ट $1 बिलियन तक पहुंच गया था, एनुअल टर्नओवर। उस समय में ग्लोबल लॉजिक का जो है ACC फाइलिंग, जिसको बोलते हैं कि US में लिस्टिंग का चल रहा था, तो US लिस्टिंग के टाइम पे हिताची केम ऑन द टेबल, और हिताची ने बोला कि हमारे पास में हार्डवेयर का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी, हमको एक डिजिटल आर्म चाहिए जिनको ये कॉम्बिनेशन में हम काफ़ी अच्छी सर्विसेज वर्ल्ड को दे सकते हैं जी। इसमें उन्होंने एक पूरा ऑफर्स टेबल पे रखा विच वॉज क्लोज टू $9.6 बिलियन जी। और दैट इज़ वेयर हिताची एक्वायर्ड ग्लोबल लॉजिक। सो एक IT सर्विसेज में एक काफ़ी, मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी बड़ी डील थी। प्रोडक्ट में तो काफ़ी बड़े एक्विजिशंस मर्जर्स होते हैं, बट सर्विसेज कंपनीज में जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं तो उसमें ये दुनिया का एक काफ़ी बड़ा एक्विजिशन था। और मेरा एक सौभाग्य था कि मैं ये कंपनी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ रोल अदा कर पाया। जी। आपने हिताची का जिक्र किया, हिताची ने इस कंपनी को टेक ओवर किया, इसको ख़रीदा। नाम अब भी वही पुराना नाम ही चल रहा है। और मुझे याद आता है कि नागपुर के बेसा इलाके में किसी एक IT कंपनी का ऑफिस खुला, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये उस दौर की बात है। अब तो हम देखते हैं कि कई सारी ITs कंपनी हैं जिनके नाम भी लोग जानते हैं। मिहान में कई कंपनियां काम भी कर रही हैं, पर वो उस समय का शुरुआती दौर था जब IT सेक्टर ग्रो हो रहा था देश में, और उस समय ये कंपनी जो है वो यहाँ पर स्थापित हो रही थी। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और दूसरा ये है कि इतना बड़ा करार होने के बाद में या उसको लिए जाने के बाद में भी कंपनी ने जो ऑफिस है उसको नागपुर में ही रखा, या कोई इसके पीछे कोई शर्त थी क्या कि ये कंपनी या इसका काम करने का जो ऑफिस हो वो यहीं पर रहे? हाँ, तो जैसा भी हिताची का जो टेक ओवर करने के बाद में भी उन्होंने ग्लोबल लॉजिक के नाम रखा, आइडेंटिटी। तो वैसे ही जब मैंने कंपनी चालू करी थी, उस शुरुआत के कंपनीज तो मेरे 97 टाइम फ्रेम में ADCC के 4 कंपनीज थे। ADCC रिसर्च, ADCC इन्फोकैड, जो भी सेंसिस नाम से है, E4M सिस्टम्स, तो हम सागर मेघे के साथ में वो 4 कंपनीज जो बनाए थे। उसके बाद 2000 में मैंने लैम्बेंट टेक्नोलॉजी चालू किया था जी। और लैम्बेंट टेक्नोलॉजी जब ये चालू किया था तो मर्ज क्यों हुए हम लोग, तो ये जो ग्लोबल इंडस लॉजिक जब उसका नाम था जी, तो नागपुर की स्पेशलिटी थी कि हम मोबाइल में बहुत अच्छा काम करते थे। अच्छा। तो 2002 में 2003 में, जब अभी 23 साल के पहले की बात है, जब मोबाइल पूरा अंदर आने का था जी, उसी समय हम अपने पास नागपुर में जी
मोबाइल के स्पेशलिटी के लोग थे जी। और हम लोग दुनिया की जो फॉर्चून 500 कंपनीज थी उस समय की, अभी भी है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है, जैमडॉट है, THQ है, सॉरेंट है, गेम लॉफ्ट है, सोनी मूवीज़ है, सोनी पिक्चर्स है, तो ये बड़े कंपनीज के साथ में मोबाइल के ऊपर काम करने वाली स्पेशलिटी कंपनी जी। वैसे ही इंडिया में काफ़ी कम थी। उसमें से एक कंपनी अपनी नागपुर की थी। तो नागपुर का एक स्पेशलिटी सेटअप बन गया था। तो जब ये एक्वायर भी हो गया, जब ये मर्ज भी हो गया जी। तो अपनी जो कॉम्पिटेंसी थी, जो अपना स्पेशलिटी था, वो तो नागपुर में था। जी। तो नागपुर का एक ऐसा सेंटर का नाम हो गया नागपुर का ग्लोबल लॉजिक में कि नागपुर सेंटर से दुनिया के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसा हम बोलेंगे अपने यहाँ पे रिलायंस एंड एयरटेल जैसे, तो वैसे यूएस के जो स्प्रिंट, AT&T, कनाडा का जैसा रॉजर्स है। इनफैक्ट रिलायंस का, मुकेश भाई का रिलायंस जियो का जो मोबाइल फ़ोन का जो तो मोबाइल फ़ोन का जो होम स्क्रीन जिसको बोलते हैं, होम स्क्रीन का काफ़ी लोग को मालूम नहीं, ये पूरा नागपुर में हुआ है और ग्लोबल लॉजिक ने किया। ग्लोबल लॉजिक ने किया है। तो अब भी कंपनी की एक्सपर्टीज मोबाइल पर काम करने वाले या मोबाइल से रिलेटेड चीज़ों पे है या अभी विस्तार हुआ होगा? हालांकि आप कंपनी से अब अलग हो चुके हैं, तो क्या आपने जब कंपनी छोड़ी थी या जब ये सारी चीज़ें हुई, तो क्या ये शर्त आपके द्वारा रखी गई थी कि ये कंपनी जो है, इस कंपनी का जो सेटअप है वो यहीं रहना चाहिए, नागपुर से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई बात थी क्या? नहीं, सी अल्टीमेटली जब ये ग्लोबल लॉजिक ये टाइप के जब मल्टीनेशनल जब बन जाती हैं कंपनीज, तो उनके पास चॉइस रहता है जी कि जो सेंटर्स प्रॉफिटेबल है, जो स्केलेबल है, तो उन्हीं को वो कंटिन्यू करेंगे। बट मैं ये मानता हूँ कि अपनी जो नागपुर की जो टीम थी, जो लैम्बेंट टेक्नोलॉजी से जाके इंडस लॉजिक से ग्लोबल लॉजिक में जिस तरीके का हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे नागपुर में, और जो तरीके की कॉम्पिटेंसी हमने तैयार करी थी कि ग्लोबल लॉजिक को अगर ऑपरेटर्स का, ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कोई भी काम आता है जी, तो एक ऐसा नाम हो गया था कि मोबाइल में और टेलीकॉम ऑपरेटर का और मेडिकल का जी, कोई भी काम आता है तो नागपुर सेंटर विल बी द फर्स्ट चॉइस, ऐसा नाम अपने बना लिया था। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि अपनी पहचान बना के ही ये सेंटर टिका रहा। हमको उनको बोलना भी नहीं पड़ा कि आप ये सेंटर इसको चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। मुझे लगता है कि ये सेंटर की जो कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से उनको ये कैपेबिलिटी एक जगह में मिलना, ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा था। जी। 10 कंपनियों की आपकी यात्रा रही है, अभी आप 10वीं कंपनी में हैं, और अभी जो आप सॉल्यूशन लेके आए हैं वो बड़ा दिलचस्प है, हैप्पी ईटिंग। और जो ख़ास तौर से जो वर्किंग वुमेंस है वो 0 से 5 इयर्स के अपने बच्चों को किस तरीके से पोषक आहार दें, इस पर आप काम कर रहे हैं। तो एक आपका एक्सपीरियंस वो है कि जब आप मोबाइल स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और अब आज आप मदर्स के लिए काम कर रहे हैं, वर्किंग वुमेंस मदर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो यात्रा रही है इसके बारे में बताइए, और मौजूदा जो कंपनी है उसका काम बताइए, और उसका एक्सपीरियंस किस तरीके से, और ये आइडिया किस तरीके से आया कि इस विषय पर भी हमें सॉल्यूशन देने चाहिए। या बिल्कुल। तो जैसे मैं बताऊं कि मैं ग्लोबल लॉजिक से निकला मैं 2015 में जी। 13 एंड में एक्विजिशन हुआ, 14 में मुझे कंटिन्यू करना पड़ा बिकॉज मेरा रिप्लेसमेंट आने का था, तो 15 में मैं बाहर निकला। तो आप खुद ही निकले? मैं खुद ही निकला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी IT सर्विसेज मैंने 5 IT सर्विसेज कंपनीज में हो गया अपना जी। और अभी स्टार्टअप का वेव आ रहा है जी। और स्टार्टअप में कुछ अच्छा काम हो सकता है जी। तो मुझे स्टार्टअप का जो एरिया जो है उस समय काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं पहले तो ऐसा सोचा कि ये एरिया में मैं आऊँ और मेरा ये जो यंग लड़के जो हैं, यंग लड़कों के लिए मैं उनको प्लेग्राउंड दे दूँ। तो उसके तहत उनको जो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना, तो मैं पढ़ाता भी हूँ, एक कोर्स पढ़ाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, अभी अगले साल उसको 10 साल हो जाएंगे। यंग लड़कों को पढ़ाना, उसके साथ मैंने स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग चालू कर दिया। अराउंड लाइक 32-33 स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्टमेंट पर्सनल लेवल पे किया। उसके बाद में मैं एक सभी जो इंक्यूबेटर्स हैं यहाँ के, IIM का इंक्यूबेटर है, LIT का है, रायसोनी का है, रामदेव बाबा का है, सभी इंक्यूबेटर्स में मैं एज ए एडवाइज़र और यहाँ पे मेरा जो वर्क है मैं काम करना चालू कर दिया। ये करते करते मैं एक नेशनल लेवल के 6 फंड्स हैं, ब्लूम के है, अर्था के है, IIFL है, उसके फंड में मैंने एज एन LP, लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं उसको, वो फंड में मैं चला गया। क्योंकि ये जाने का रीज़न भी ये था
कि एक तो समझना था, और दूसरा अगर अपने को स्टार्टअप को सपोर्ट करना है तो एक जगह में तो उसको नॉलेज मेंटरिंग करना पड़ेगा। मेंटरिंग भी तो हो जाएगी शायद, बट मेंटरिंग करने के बाद में उसको सही वक्त पे उसको जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है और हर लेवल पे सपोर्ट लगता है। शुरुआत में 50,000 लेवल का सपोर्ट लगेगा, उसके बाद में हो सकता है 50 लाख का लगेगा, उसके बाद में 5 करोड़ का लगेगा। तो ये तीनों लेवल पे अपने को एक्सेस चाहिए। तो ये तीनों लेवल पे अगर वो सॉफ्टवेयर वो अगर स्टार्टअप अच्छा है तो वो स्टार्टअप को अपने को मदद करने लायक अपने पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो दैट वाज 2 तरीके थे उसके। एक तो अपने को समझना भी है सब सिस्टम में, और अपने स्टार्टअप्स को एक मौका देना है, प्लेइंग ग्राउंड देना है। तो ये मेरा जर्नी चल रहा था। तो ये करते करते कोविड टाइम्स आ गया था, और कोविड टाइम्स ने काफ़ी सारा शिफ्ट कर दिया कि काफ़ी लोग घर से काम कर रहे थे, और काफ़ी लोग जो जब घर से काम कर रहे थे तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। वो डिस्कशन में हमारे जो एक 3 लोग हम बात कर रहे थे, वो 3 लोगों में से बात करते करते वहाँ पे एक विषय आया बैठा कि ये जो सबसे बड़ा जहाँ पे हमको नेक्स्ट जनरेशन अगर हेल्दी करना है तो बच्चे के जो गोल्डन ईयर्स बोलते हैं हम लोग, तो जो गोल्डन ईयर्स हैं फ्रॉम 0 to 5 ईयर्स, जो भी संस्कार आप 0 to 5 ईयर्स में करेंगे, जो भी आप उनकी जो फैकल्टीज़ डेवलप करेंगे, ग्रॉस मोटर है, कॉग्निटिव है, सोशल स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है, जो भी उसका न्यूट्रिशन आप 5 साल में करोगे, ये 5 साल उसके नेक्स्ट 75 ईयर्स डिफाइन करते हैं। बट ये 5 साल में उसको जो गाइडेंस मिलना चाहिए, जो मदर्स को गाइडेंस मिलना चाहिए, उसके लिए काफ़ी कम रिसोर्सेस अवेलेबल है। डॉक्टर्स जो है पीडियाट्रिक डॉक्टर्स अपनी तरीके से हेल्प करते हैं, बट उनके पास टाइम होता नहीं है। उनका काम वैक्सीनेशन में और डिसीज़ को ट्रीट करने में जाता है। ये आता है सॉफ्ट पीडियाट्रिक्स में। तो सॉफ्ट पीडियाट्रिक्स में जिसको बोलते हैं कि ऑथेंटिक एडवाइस कहाँ से ये लोग लेते हैं। तो ये जरा एक जगह में ऐसी थी कि जहाँ पे सब एक नीड थी, बट ये नीड पे ऑथेंटिक एडवाइस जो पर्सनलाइज्ड हो वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर हमने इसके ऊपर ज़रा और जब रिसर्च करे तो ये दोनों एरिया हमको अच्छे लगे कि एक जो जिसको बोलते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सेकंड इज़ ए न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन रिलेटेड जब हमने पूरे थोड़ा और रिसर्च करा अंदर में, तो देखा कि एवरी सेकंड बेबी जो इंडिया का तो 54%, विच मीन्स एवरी सेकंड बेबी इज़ मैल नरिश्ड, नॉट अंडर नरिश्ड। ओवरवेट हो रहा है, वही खिलाया जा रहा है। उसके जो न्यूट्रिशन के जो बैलेंसिंग होना चाहिए, जितने प्रोटीन जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। और टाइम ना होने के कारण और ये जो प्रेशर चल रहा है सोसाइटी में, उसके वजह से लड़कों को जो वो खा रहे हैं, भले वो जो खा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, बट जो खा रहे हैं बस उसी को देते जा रहे हैं, और उसके बारे में बाद में जो उसके जो प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, ADHD है, ओबेसिटी है, वो बढ़ते जा रहा है, ये ऑलमोस्ट पैंडेमिक की तरफ जा रहा है। तो हमने देखा कि इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स है नहीं ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स लोग के पास टाइम नहीं है, और बाहर में जो इन्फ्लुएंसर्स और व्हाट्सएप और यूट्यूब यहाँ से मिलता है, और उसके बाद में घर में जो एडवाइस मिलते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू मिलता है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे इसको ये एक स्पेस है जिसको अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू कौन कर रहा है। देखा कि यूएस में सिर्फ यूएस इंग्रेडिएंट, जो यूएस के जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसके साथ से बनाने वाले डिशेस बनाते हैं, बट इंडियन इंग्रेडिएंट्स जो है उसके साथ बनाने वाला कोई नहीं था। तो ये हमने देखा कि ये एक स्पेस ऐसा है कि जहाँ पे नीड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बच्चा बात नहीं कर सकता है, वर्किंग मदर्स को टाइम नहीं है, बिकॉज उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और जो सोर्सेस है वो ऐसे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस नहीं है। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा हमने कि वहाँ पे अगर ये यंग वर्किंग वुमेंस जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं, जिनका पहला बच्चा है, और जो मेट्रोज़ में है, जो काफ़ी प्रेशर में है, उनको हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बना के देंगे कि जिन्होंने एप्लीकेशन खोला कि उन्होंने दिखना चाहिए कि ये 5 आज के मील्स या 3 आज के जो मील्स देना है वो कौन से है। वो मील्स पे क्लिक करे तो उसके रेसिपीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसको बनाना कैसा, उसको सर्व करना नहीं है तो कहाँ से बाय करना है, सब वहीं एक ही जगह में उनको मिलेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हाईली पर्सनलाइज टू इंडिविजुअल बेबी है। ऐसा नहीं कि एज ब्रैकेट 3 साल का है तो 3 साल के लिए, तो उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, एलर्जीज़ क्या है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, वेज है, नॉन वेज है, उसके जर्नी के हिसाब से हाईली पर्सनलाइज करके उसको वो पूरा मील प्लान मोबाइल ऐप के ऊपर दिया जाता है। और
बताने में आनंद हो रहा है कि ये वर्ल्ड्स का फर्स्ट है जो अपने नागपुर से बन रहा है प्रोडक्ट, और 990 सिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं इंडियन पेरेंट्स, 110 कंट्रीज़ में इंडियन पेरेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और अभी मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ तो लास्ट वीक ही हमने 1 लाख पेरेंट्स क्रॉस करे, और अभी 10 लाख पेरेंट्स तक जाने का प्लान। 10 लाख पेरेंट्स तक जाने का बड़ा अच्छा आइडिया है। ये जानना चाह रहा था कि पर इसके लिए जो डेटा आपने रिसर्च के लिए जो डेटा लाया होगा, उस पर रिसर्च किस तरीके से हुई, उसका कलेक्शन किस तरीके से हुआ? क्योंकि आपने अपनी बात में खुद ही जिक्र कर दिया कि एक पेरेंट्स साउथ इंडिया का है, एक पेरेंट्स नॉर्थ इंडिया का है, और अलग अलग जगहों के और विश्व के हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो आइडिया दे रहे हों तो वो पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हों। और जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे देश में कि मील में पानी का स्वाद बदल जाता है, तो वैसे खाना बनाने का, उसकी उपलब्धता, उसका प्रमाण, बाकी सारी चीज़ें भी बदल जाती है। तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं और उसका स्टडी किस तरीके से होता है? किस तरीके का डेटा साइंस आप इस्तेमाल करते हैं कि आप परफेक्ट चीज़ जो है या परफेक्ट सलाह जो है आप दे पाएँ? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा हम लोग बोलते हैं कि हर 100 किलोमीटर्स पे पूरा चेंज हो जाता है। तो इतनी सारी रेसिपीज़, इतने सारे खाने के जो पदार्थ हम लोग जो बनाते हैं, और इतनी सारी अपनी कल्चर्स हैं, कल्चर्स के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। तो वो लेवल तक जाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका सबसे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? तो कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है उसको पहले हमने टारगेट किया। तो वो कॉमन डिनोमिनेटर की एक वेज है, नॉन वेज है या मिक्स है, दैट इज़ वन लेवल ऑफ। सेकंड है जहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं, इज़ ए नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन और मिक्स, क्योंकि नॉर्थ इंडियन भी खाते हैं और साउथ इंडियन भी एक साथ ही खाते हैं, तो वो एक मिक्स हो गया। अब इसमें आगे में जब जाएंगे तब उसमें फिर नॉर्थ इंडियन में राजस्थानी होगा, नॉर्थ इंडियन में पंजाबी होगा, तो आगे के लेवल तक जाएंगे। अभी तक हमारे पास में 3000 रेसिपीज़ का हमने एक कलेक्शन बनाया, जो कलेक्शन ये बेसिस पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्नैक्स, लंच, उसके साथ डिनर के टाइम के लिए लगने वाली, उसके साथ में उसके जो प्रीमिक्स है, उसके साथ में जो रीजन के हिसाब से नॉर्थ और साउथ और वेज और नॉन वेज, ये देख के हम लोग, जो हमारा जो एप्लीकेशन है, ये हर रोज़ देखता है कि वो बच्चे का जर्नी कैसा है, बच्चे को एलर्जीज है क्या। हो सकता है बच्चा कल खा रहा था, लास्ट हफ्ते खा रहा था, मगर ये हफ्ता नहीं खा रहा है बिकॉज नहीं पसंद आ रहा है उसको। तो अभी ये हम पूरे पैरामीटर्स उसको एक तो बेसिक लेवल पे समझ लेंगे कि ये इसका पैरामीटर्स है, जो चेंज नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या वेज, नॉन वेज, बहुत तरीके से घर में जो बनता है वही हम लोग देते हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बट जो अंदर का जो उसका जो एक कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वो लोग हम एप्लीकेशन के थ्रू उसकी जानकारी लेते हैं। वहाँ एप्लीकेशन में ले लेते कि एलर्जी है कि इसकी, तो हम वो एलर्जी अवॉइड करेंगे। उसको अभी ये लाइक्स है कि डिसलाइक है, तो जो उसको पसंद वाले डिशेस हैं, क्योंकि पहले पसंद है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, तो देने के बाद में वो पेरेंट इसके ऊपर मार्क करता है कि ये चीज़ नहीं खाई बच्चे ने, तो हमको पता लग जाता है कि नहीं खाई, तो वो हमारे पास पीछे में फीडबैक आ जाता है। तो ये कॉन्स्टेंटली हम ये लर्न करता है एप्लीकेशन, वो बच्चे का प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल के हिसाब से वो एक पूरा हमारा पीछे में अभी डेटा बेस भी है, और हमारा अभी AI लगाया है हमने इसके पीछे। तो उसके हिसाब से हम उसको फाइन ट्यून करते हैं कि उसको आज कौन सी डिशेस हमने दिखाना चाहिए उसको, क्योंकि ये तो है, बट अभी हो सकता है उसका चैलेंज और अलग है कि उसको वेट गेन का चैलेंज है, या वो बोलता है कि नहीं पिकी ईटर है, खाता नहीं जल्दी, या हो सकता है अभी वो पेरेंट अभी ट्रैवल को जा रहा है अभी 5 दिन, तो अभी हमको नया प्लान देना पड़ेगा। अभी तो रूटीन जो चल रहा है वो चल रहा है, बट अभी वो 5 दिन ट्रैवल को, तो 5 दिन ट्रैवल फ्रेंडली कौन से मील्स है जो डब्बे में पैक कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी पीछे में डेटाबेस में पूरा वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। हाँ, तो उसके हिसाब से वही सिलेक्ट करेगा कि ये बच्चे के प्रेफरेंसेस तो हमको मालूम है, और अभी उसकी रिक्वायरमेंट मालूम है कि ये अभी बच्चा 4 दिन ट्रैवल होने वाला है, तो उसके हिसाब से अभी वो डिशेस पीछे से निकाल के सामने को पेरेंट को दिखाएंगे। तो 0 से 5 साल का जो बच्चा है, 8 साल का जो बच्चा है, वो क्या खाएगा, उसका प्लानिंग आप लोग करते हैं, और उसका फेवरेट आहार क्या है, इसकी भी जानकारी आप लोग रखते हैं? और ये अब वैसे तो 0 to 6 मंथ्स जो रहता है वो तो बेबी ब्रेस्ट फीड पे रहता है। 6 मंथ्स के बाद में सॉलिड स्टार्ट्स करते हैं थोड़े से,
और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ से फूड का इंट्रोडक्शन होता है। तो 6 महीने से लेकर 8 साल तक, तो इसलिए ये एप्लीकेशन ये बच्चे को और फैमिली को उसके प्रेफरेंसेस पढ़ते रहता है और अडॉप्ट करते रहता है, पर्सनलाइज करता है और उसके जर्नी के हिसाब से उनको सामने में दिखाता है। तो अभी हमारे पीछे में हमको काफ़ी सारे ट्रेंड्स मिल रहे हैं कि कौन से टाइम पे, कौन से सीज़न में, कौन से दिन में, कौन से रीजन में क्या लोग ज़्यादा खाते हैं, सवेरे क्या खाते हैं, शाम में क्या खाते हैं। तो काफ़ी सारे पीछे में इन्फॉर्मेशन भी तैयार हो रहा है। ये पोषक आहार के बारे में भी हम बात करें तो पोषक आहार भी अलग अलग जगहों के अलग अलग होते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में नाचनी जो है वो बड़ा उसको प्रेफर किया जाता है, वो बच्चों को बहुत दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को वो पसंद नहीं आता, तो उसका सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करके भी आपको देना, ताकि उसको पौष्टिक आहार भी मिले और ग्रो भी अच्छा हो। बिल्कुल, ये जो आपने बताया ना कि उसको रीजन से भी मैनेज करना पड़ता है कि अभी जैसा बदला महाराष्ट्र में कुछ चलेगा, फिर साउथ में दही नहीं चलेगा रात में, तो वहाँ पे वो वाली डिशेस रात को दे नहीं सकते। कल्चरल प्रेफरेंसेस है, तो रीजन प्रेफरेंसेस, कल्चर प्रेफरेंसेस, उसके बाद में उसके हिसाब से सीज़न प्रेफरेंसेस, कोई सीज़न में वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आम एक पर्टिकुलर समर सीज़न में अवेलेबल है, बाकी नॉर्मली में हम लोग नहीं खाते। तो सीज़न, रीजन, कल्चर, इसको भी आगे चल के फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो अभी हम एक लेवल पे हैं और इसको फाइन ट्यून करते करते जब जाएंगे तब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बन जाए। ये जो सर आप लोग जो एक काम कर रहे हैं, उससे जो एक डेटाबेस तैयार होता होगा, उसका एनालिसिस भी आप करते हैं क्या? और कोई बाल रोग विशेषज्ञ या सीनियर जो पीडियाट्रिशियन है वो इस पर नज़र रखते हों? और चूंकि बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, एक तो ये हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर डेटा एक जगह मिलना, वो किसी ओपीडी से तो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो ऐसे ही आपको हासिल करना पड़ेगा। तो ओवर ईटिंग की जो समस्या है, हैवी वेट की जो समस्या है, ये कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान जो है वो निकालना संभव हो सकता है। करेक्ट। तो अभी वही हमारा विचार है, बिकॉज हम पूरे सब लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू आते हैं पूरे। जो हमारा CTO है कंपनी का, वो PhD इन AI है जी, पूरा का पूरा। वो तो एक प्रोडिजी टाइप था। जब उम्र के 12 साल में ही वो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड जावा सर्टिफाइड इन द वर्ल्ड था जी, जिसका नाम अक्षय झाड़गांवकर है। एक थर्ड को फाउंडर मेरा लड़का ये सचित चौधरी, वो बाकी पूरा ऑपरेशन से लेके प्रोडक्ट मैनेज। तो ये हम लोग अभी से ही डेटा जो पूरा जो बन रहा है, ऐसे ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आगे चल के इसका एनालिसिस करके पूरे हम लोग एक डेमोग्राफी के हिसाब से कैसे पैटर्न चल रहे हैं और क्या आगे में आ सकता है उसका प्रेडिक्शन भी कर सकें। तो वो रिसर्च कंपनीज को हमको ये डेटा अवेलेबल करा के देना है जी। सर एक सवाल आपसे ऐसा है कि एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को 0 to 6 ईयर जब वो फीडिंग के समय में होता है तो बड़ा उसको वो रोया कि माँ उसको दूध पिलाती है। तो ओवर ईटिंग की जो समस्या है वो भी बहुत प्रॉब्लम की है, और इस पर जो है ना ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अध्ययनात्मक रूप से बातचीत हो रही है और ना उसका कोई सजेशन जो है वो सही दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी आप लोग सलाह मशवरा देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जो देते हैं, हमारा कहना वही है कि हम लोग जो देते हैं पूरे पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके हमारे प्लान्स बनते हैं जी, पूरे के पूरे। तो बहुत सारी जो अंदर जो पहले जो चलते आ रहा था, अब उसको सही गलत मैं एकदम से बात नहीं कर सकता, मगर अभी जैसे पीडियाट्रिक का कहना है कि अभी नमक और मीठा नहीं देना चाहिए 8वें महीने में, 9वें महीने में। अपने यहाँ देते हैं पूरा। तो ये पुराना चलते आ रहा है, मगर पीडियाट्रिक बोलता है कि नहीं देना चाहिए। हम जो जाते हैं पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट का जो एडवाइस है उसके बेसिस पे ही हम हमारा प्लान तैयार करते हैं। बिकॉज अदरवाइज जो प्लान बनेगा तो कहे सुने पे भी प्लान बना सकते हैं, बट ऐसा ना होना चाहिए कि आपने जो एडवाइस दिया, जो आपने बात करी अभी कि ओवरवेट हो जाए। नहीं, फिर अभी जो हमारे पास में कुछ जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि ये तो ठीक है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन बेसिक हेल्दी प्लान्स तो हम आप दे रहे हैं, बट हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से हमको हम प्लान बना के दो। तो किसी का बोलता है कि हमको वेट गेन का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो ऐसा मील प्लान दो कि जो इसमें से वेट कंट्रोल हो जाए। कोई बोलता है कि नहीं, बच्चा पिकी ईटर है, वो खाने में बहुत सारा टाइम लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं, तो पिकी ईटर्स को कैसे एड्रेस करें, तो उसके हिसाब से प्लान में दो। कोई बोलता है कि हमारा बच्चा सोता ही नहीं, बहुत एक्टिव है, तो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से आप मील प्लान एडजस्ट करो। कोई बोलता है कि नहीं, हमारे बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, तो हमको उसको उसके हिसाब से मील प्लानिंग अभी से चालू करना है, जब 4 साल का है, 5 साल का है, जब खेलने लगता है राउंड। तो हमको उसके जो चैलेंजेस हैं उनके, या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको भी अलाइन करके प्लान देना पड़ता है।
ये जो कंपनी है सर, अगर आप बता पाएँ, जानकारी शेयर कर पाएँ कि इसका वैल्यूएशन कितना है और कितने लोगों की टीम आपके साथ में काम कर रही है इस समय? स्टार्टअप ही है। हाँ, और हैप्पी ईटर्स उसका जो नाम है। हाँ। और देखो, ये प्रोडक्ट कंपनी बहुत लीन चलाना पड़ता है, ये सर्विसेज कंपनी टाइप नहीं है। हुँ, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा का पूरा काम हुँ, जो लोग हैं सिर्फ 8 लोग का टीम है। हुँ, ये बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी है तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं और बाकी कुछ फ्रीलांसर्स हैं। तो 8 लोग की टीम में ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। और वैल्यूएशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पूरा वैल्यूएशन, ये जो पूरी कंपनी जो चलेगी, ये फंड्स जो है, ये काफ़ी सारे फंड्स हमने हमारे खुद के और हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है उनसे लिए हुए फंड्स है। तो अभी तक मैंने बाहर से फंड नहीं लिए इसके। तो बाहर से फंड लेने की सूरत आएगी मुझे लगता है एक 6 से 9 महीने में, तब उसका एक वैल्यूएशन का टाइम आएगा। तब वो उसका वैल्यूएशन लगा के फिर उसमें जो भी एक्स्ट्रा फंडिंग लेके जो पूरा उसको स्केल करना है, जो मैंने बात करी कि जब अब हम 1 लाख तक है, जो 10 लाख तक जाना है, तो हम लोग 1.5 लाख तक तो हमारे बेसिस पे निकल जाएंगे। 1.5 लाख से जो 10 लाख वाला जो जर्नी रहेगा उसके लिए फिर बाहर से फंडिंग लेंगे। जी। आप फंडिंग ले नहीं रहे हैं, लेकिन फंडिंग स्टार्टअप्स को मिले, इसको लेकर बड़ा प्रयास कर रहे हैं और एक पहल भी जो है वो आपने शुरू की है। कई स्टार्टअप्स कंपनी ने आपने इन्वेस्ट भी किया है और कई स्टार्टअप्स को सही समय पे मदद मिले, इसको लेकर भी आप काम कर रहे हैं। उस काम के बारे में बताइए और उसका एसोसिएशन आपका किस तरीके से है और पूरा का पूरा स्टार्टअप्स का माहौल आप किस तरीके से देखते हैं हमारे विदर्भा रीजन में? तो देखो, अभी स्टार्टअप्स का माहौल अभी जिसको बोलते हैं कि हम लोग 3rd जनरेशन में हैं। छोटी छोटी जनरेशन से एक सिटी की जर्नी होती है। पहले स्टार्टअप्स आए 2012 में, दूसरे स्टार्टअप्स आए 2018 में, अभी 2022 के। तो मैच्योरिटी जो कर्व है वो स्टार्टअप का बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे पास में 350 से 500 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं नागपुर में। कोई छोटे लेवल पे है, कोई बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा कंपनीज गई नहीं है। आप अगर 1-2 सलाह बता पाएँ कि ये किस किस तरीके के स्टार्टअप्स हैं? काफ़ी अच्छे काम करने वाले भी स्टार्टअप्स हैं अपने पास में। तो मैं अभी नागपुर के अगर कुछ स्टार्टअप्स बताऊं तो नागपुर से जो चालू करे हैं, नागपुर से में जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक T-Second नाम का कंपनी है, तो ये तो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, साहिल चावला करके, ये गोंदिया का लड़का है, बहुत शुरुआत में पहले मेरे पास आया था रायसोनी से पढ़ के। अब उसने जो पूरी एक टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहा है, ब्रिक नाम का, BRY के नाम का टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे पेटाबाइट्स, अब हम लोग गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में काम करते हैं, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। जब अब जैसा आप मीडिया में काम करें तो मीडिया में बहुत सारा डेटा तैयार होता है। वो डेटा अगर ऑन द एयर ट्रांसफ़र करना है तो इतना आसान नहीं है। अब यहाँ फैसिलिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो काफ़ी सारा डेटा जो एक अलग सेंटर पे है, या मिशन क्रिटिकल है, सबमरीन का डेटा है या फ्लाइट का डेटा है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने एक ब्रिक नाम का टेक्नोलॉजी बनाया। तो ये ब्रिक नाम का टेक्नोलॉजी आप ऐसा समझ लो, एक बड़ा SD कार्ड है। ये बड़ा SD कार्ड, ये ऐसा ब्रिक टाइप लगा दो आप, ये पेटाबाइट्स ऑफ डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये ब्रिक लेके आप डेटा सेंटर में चले जाओ और वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करो। तो यहाँ पे बोइंग ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लॉट ऑफ डिफेंस कंपनीज, ये अभी वर्ल्ड लेवल पे, अभी सिलिकॉन वैली में इसका ऑफिस है। तो ये लड़के का उसका अगर आप प्रोफाइल पे जाओ तो राइट फ्रॉम वाइट ऑफिस टू राजनाथ सिंह, वहाँ ये पूरे के पूरे लोगों तक इनका काम पहुँच चुका हुआ है, इतने लेवल पे। ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एक एग्जाम्पल है, एक लूसिड इम्प्लांट्स नाम का एक कंपनी है नागपुर में, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लोगों को मालूम नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे जो मैंडिबल बोलते हैं और क्रेनिया बोलते हैं यहाँ पे, तो इनके इम्प्लांट्स होते थे टाइटेनियम के। बराबर आप समझ लो, आपकी एक सिमेट्री है, सिमेट्री में अगर थोड़ा सा माइक्रो मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाता है तो आपका बिगड़ जाएगा। तो ये इम्प्लांट्स इनके टाइटेनियम के होते हैं, वो रिडक्शन करके लगा देते थे, जो बोन लॉस होता है उसके बाद में जो लगाना पड़ता। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी पे काम किया जिसको पिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद 3D प्रिंटिंग के तहत आपका माइक्रो मिलीमीटर लेवल तक करके ये इम्प्लांट बनाते हैं। और ये इम्प्लांट जो बनाते हैं, जो US में बनता है उसके 1/50th कॉस्ट में बनता है ये इम्प्लांट बनाने वाली। और अभी उनके ऑलमोस्ट 1001 इम्प्लांट्स उन्होंने इंडिया में करे। ये यूनिक कंपनी नागपुर में बैठी हुई है। ये एक एग्जांपल हम बताओ। तीसरी एक कंपनी है जहाँ पे एक एजाइल कनेक्ट नाम की एक कंपनी है। तो ये जो पूरे अपने मैक्सिमम जो ये होता है एनर्जी का, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और रिटेल चेन्स में और बैंक्स में कंजम्पशंस AC, HVAC और उसके थ्रू होता है। तो उन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसके थ्रू आप पूरे कंट्रोल और पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत आपका एनर्जी का जो सेविंग है, जो आपका बिकॉज AC के थ्रू, HVAC के थ्रू आता है, तो पूरा सिस्टम उन्होंने बना के ऑल ओवर इंडिया उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो करा हुआ है उन्होंने बड़े स्केल पे, उसका एक केस स्टडी बना जो IBM
वर्ल्ड में रेफ़र करता है, ये भी टीम पूरा नागपुर में बैठी हुई है। तो हमारे पास में अच्छे जो काम करने वाले जो लोग हैं, एक अपनी एक कंपनी अर्ली साइन नाम का है जिसको फंडिंग भी मिला हुआ है, तो वो जो सलाइवा से बायोमार्कर्स लेते हैं और बायोमार्कर से एक डिटेक्शन करते हैं कि वेदर कैंसर की प्रोपेंसिटी है कि नहीं है। तो ये भी कंपनी नागपुर में, एक रोहन देशपांडे करके एक है, वो बोन एक्सटेंशन पे काम, ऑपरेशन करने के बाद में या एक्सीडेंट होता है तो बोन का लेंथ एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने पूरी विकसित की है। तो काफ़ी सारे अपने जो स्टार्टअप्स, अच्छे लेवल के जो स्टार्टअप्स हैं, वो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। और उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यंग जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी ज़्यादा संख्या में नागपुर में आ रहे हैं। तो उसके लिए दो प्रकार की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको एक एडवाइस मिले, जिसको मेंटरिंग हम लोग बोलते हैं, मगर सेकंड एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि राइट टाइम पे राइट अमाउंट का फंडिंग मिले। नहीं तो बहुत अच्छे आइडियाज़ को भी अगर वो सपोर्ट नहीं मिला, मेंटरिंग का सपोर्ट नहीं मिला या फंडिंग का सपोर्ट नहीं मिला, तो बेचारे तकलीफ में आ जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमने काम करने का सोचा था। तो पर्सनली तो मैं, जैसा आपने भी बोला, मैं पर्सनली मैं फ़ंड करता था, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता, बट हमने सोचा कि उसको एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे और एक प्लेटफॉर्म लेवल पे कैसे काम करें। तो पहला मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि VNIT में, तो VNIT की लोग जो हमारे एल्यूमिनाइज है, VNIT के स्टार्टअप्स को कैसे फ़ंड करें। तो वो हमने देखा कि हम 1 करोड़ रुपए पर स्टार्टअप फ़ंड कर सकते हैं, और उसी को हमने थोड़ा एक्सपांड किया और एक फैमिली कैप नाम का एक इनिशिएटिव चालू किया। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है इंडिया में, जहाँ पे फैमिली ऑफिसेस एक साथ आए हुए हैं। और हमारा कहना ऐसा है कि नागपुर के जो डिज़र्विंग स्टार्टअप्स हैं, उसको जो पहला चेक है वो नागपुर के ये जो अपना ग्रुप है, जिसको फैमिली कैप बोलेंगे, उसका नाम भी दिया हमने फैमिली कैप। ये एडवांटेज विदर्भ जो नितिन गडकरी साहब का जो इनिशिएटिव है, उसके अंडर ये चलता है। तो उसमें ये 50 फैमिली हाउसेस जो नामवंत हमारे नागपुर की बड़ी बड़ी फैमिली ऑफिस है, उनको हमने बोला है कि हम लोग इसको 50-50-50 ऐसा बोलेंगे। 50 स्टार्टअप्स को 50 फैमिली ऑफिसेस 50 लाख का चेक लिखेंगे। तो पहला 50 लाख का आधा करोड़ रुपए का चेक हम एक स्टार्टअप को देंगे। ऐसे 50 स्टार्टअप को, ये हमारा 50 फैमिली का कमिटमेंट है। तो उसमें से हमारा पहला स्टार्टअप को हमने दे दिया, अभी दूसरा स्टार्टअप अगले मंथ में चालू कर रहे हैं। तो इस तहत हम एक 50 स्टार्टअप्स को हम लोग अपने तरफ से, एक नागपुर की तरफ से, बिकॉज ये हमारा दायित्व बनता है कि अपने लड़के हैं और उनको नागपुर के अगर फैमिली ऑफिसेस कॉन्फिडेंस ना दिखाए तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बाहर वालों को वो कॉन्फिडेंस दिखाए। हम अगर एक स्टेप चलते तो बाहर वाले आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, ये इंक्यूबेटर्स में गवर्नमेंट के 27 स्कीम्स हैं। तो उसमें EIR है, निधि है, प्रयास है, जीनियस है, SISF है, बहुत सारी स्कीम्स है। और ये अच्छे अच्छे इंक्यूबेटर्स अपने नागपुर में है। नागपुर यूनिवर्सिटी का है, IIM का है, LIT का है, रायसोनी का है, रामदेव बाबा का है। तो काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स में गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं। तो वो गवर्नमेंट के फंड्स भी ये स्टार्टअप्स को मिले ऑन ए रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज आपके पास आ गए और आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट और बाद में आपका मूड बदल दिया, आपने बोला कि अभी मैं साल भर नहीं करूँगा। तो वो स्टार्टअप क्या, तो स्टार्टअप को लिए हमको एक प्लेटफॉर्म के तहत हमको एक ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे उनको मालूम रहे कि चलो भाई हर महीने में यहाँ पे 2 महीने में फंडिंग होता है, हम अप्लाई करेंगे, जो भी डिजर्विंग होगा उसको मिलेगा। बट उसको एक गारंटी तो रहेगी कि हर 2 महीने में अपना एक फंडिंग का चांस बनता है। इंक्यूबेटर्स के थ्रू अपने को वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह फ्री मिल जाती है, इंटरनेट भी फ्री मिल जाता है, ऊपर से गवर्नमेंट के ग्रांट्स के थ्रू फंडिंग भी मिल जाता है। और उसके बाद में जैसे मैं पर्सनली, मैं जैसे महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन फंड में IC मेंबर हूँ, या ब्लूम और अर्था वगैरह जो फंड्स है उसमें LP हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ये जो स्टार्टअप्स अगर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उनको हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पे उनको 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक फंडिंग मिल सकता है। तो ऐसे हमारे जो VCs भी जो हैं, उसका भी हमने एक ग्रुप बनाया। इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे VC ग्रुप्स ऐसे हैं कि जहाँ पे नागपुर के लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ब्लूम वेंचर्स में विक्रम गावंडे बैठे हैं, CA नाम का फंड है, डीप टेक फंड है, मयूरेश पाटिल बैठे हैं, मल्टीप्लाई वेंचर्स में भूषण पाटिल बैठे हैं, जुलाई वेंचर्स में अमिताभ श्रीवास्तव बैठे हैं, कैरेट कैपिटल में प्राजक्त राउत बैठे हैं।
ये लोग नागपुर से कनेक्टेड हैं, तो उनके एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, बट वो तभी करेंगे जब उनको डिजर्विंग दिखेगा। तो हम लोग उनके साथ में भी अभी टच में आ गए और हमने उनको बोला है कि हम लोग नागपुर लेवल पे एक फंडिंग करेंगे, नागपुर लेवल पे इनका मेंटरिंग भी करेंगे, नागपुर लेवल पे इनकी इंक्यूबेशन सपोर्ट भी देंगे। उनको 50,000 से लेके 50 लाख तक हम नागपुर लेवल पे करेंगे। उसके बाद आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनको फंड करिए। तो अभी हम ये आगे चल के ये 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। हर फंड हर महीने में एक बार आएगा और उनके साथ ये जो नागपुर के जो अपने सिलेक्टेड स्टार्टअप है उनके साथ एक दिन स्पेंड करेंगे, उनके साथ कनेक्ट बनाएंगे, उनकी स्टोरीज बताएंगे और उसमें से उनको अच्छा लगता है तो फंड करेंगे। तो अपना काम है एक प्लेटफॉर्म बनाना, एक कैनवास बनाना, एक प्लेग्राउंड बनाना और उनको एक एक्सेस तैयार करके देने का, और उनके मेरिट पे वो करेंगे। और लड़के अपने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो अगर अपॉर्चुनिटी अगर बराबर मिल जाए तो ये तगड़ा काम, मैंने बताया आपको, कुछ कंपनीज तो अपने वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, कुछ इंडिया लेवल पे काम कर रही है। तो और यही जो लोग हैं जो अभी जैसे नागपुर में भी हम लोग बात करते हैं कि नागपुर को जो ग्लोबल लॉजिक में जो काम हो रहा है, मेट्रॉनिक्स कंपनी का जो वर्ल्ड लेवल का काम है, जिसमें इंसुलिन पंप सॉफ्टवेयर बनता है पूरा का पूरा, जहाँ पे हिप में इंसुलिन जो जाता है, कंटिन्यूस इंसुलिन, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे बन रहा है। क्राइसलर मोटर्स का जो है M2M कनेक्शन, जो पूरी गाड़ियाँ चलती है यूएस में, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया तो नागपुर के लड़कों ने तैयार किया हुआ है। रिलायंस का जो ये था होम स्क्रीन जियो का, मैक्सिमम काम तो नागपुर, तो यही लड़कों ने तो वर्ल्ड लेवल पे काम कर चुके। तो ताकत तो है ही, उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के तहत उनको एक कैनवास तैयार कर देना है, बस उसके बाद में तो ये लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन नागपुर के स्टूडेंट्स को लेके या नागपुर का जो वातावरण है उसको लेकर भी दो तरह की बातें हो सकती है। आप एग्जांपल दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रिएटिव लोग हैं यहाँ के अलग अलग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि एक माइंडसेट बिल्कुल सेट किया हुआ है कि हम डिग्री ले लेंगे, हम जॉब करेंगे, 9 से 5 की नौकरी करेंगे, लाइफ में ज़्यादा रिस्क क्यों लेना, इस तरीके का माइंडसेट जो है वो बड़ा काम कर रहा है। और स्कूल आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये बात वाकई में सही है? देखो, ये जनरल सभी तरफ था। आज अगर आप देखो तो पुराने ज़माने के में से लेके हम लोग एक सोसाइटी के तहत चले तो एक अपना एक इक्वेशन बन गया था, चाबी जिसको बोलेंगे हम लोग। अच्छा एजुकेशन लो इज़ एन पासपोर्ट फॉर अ गुड लाइफ, कि जिसके तहत हमको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और उसके बाद अपना लाइफ सेट हो जाएगा। तो और वैसा काफ़ी जगह में हुआ अभी तक, क्योंकि आज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से जितने लड़के पढ़े, तो और शुरुआत में अगर देखा जाए तो बिज़नेस करना भी आसान नहीं था। ये कैपिटलिस्टिक था, अपने लाइसेंस राज था, लोन मिलना आसान नहीं था। यानी इक्विटी जो फंडिंग आप उन लोग अभी जो कर रहे हैं वो तो छोड़ो, बट लोन मिलना आसान नहीं था, लाइसेंस मिलना आसान नहीं था। तो एक ऐसी धारणा थी 1980 में, 1990 में, कि जिनके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकते हैं। अभी एक सोसाइटी, एक लेवल पे हम लोग आ सके कि जहाँ नॉलेज हैज़ बिकम अ पावर। पहले कैपिटल पावर था, अभी नॉलेज प्लस कैपिटल, बट नॉलेज इटसेल्फ हैज़ बिकम अ कैपिटल। उसके तहत काफ़ी सारे लोग आईटी कंपनीज में जॉब भी करना चालू कर दिया और कुछ लोगों ने आईटी कंपनीज चालू करें। वो हम लोग देखे बड़े बड़े कंपनीज, इन्फोसिस से लेके नेशनल लेवल पे, नागपुर के लेवल पे इन्फोसेप्ट, बाकी जो हमने कंपनीज चालू करी, ये लोकल जहाँ पे आईटी जो जॉब चालू करे। बट मेनी ऑफ द पीपल जो मिडिल क्लास से आए हुए थे, जिनमें घर में भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े नहीं थे, आप ऐसे कितने सारे उदाहरण आपके सामने हैं कि जो लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बट एजुकेशन के थ्रू उनका एक लाइफ अच्छा बन गया, बिकॉज आईटी वालों ने अपॉर्चुनिटी दिया। बहुत सारा आईटी में अपॉर्चुनिटीज़ मिली मास स्केल पे। अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हो, नागपुर के अच्छे कॉलेज में, तो उनका एक एक कंपनी आके 100 150 लोग लेके एक साथ कैंपस में लेके जाती थी। तो वो एक चला और वो बुरा नहीं था। यानी एक जो लोअर मिडिल क्लास वाला बच्चा है, उसको अगर आईटी कंपनीज में जॉब मिलता है तो उसका परिवार सुधर जाता है। और आज अगर देखो तो इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि एवरी एक ही घर में ऑलमोस्ट आजू बाजू वाले घर अगर आप देखो तो हर एक घर छोड़ के एक बंदा बाहर है, कंट्री की भी बाहर है, वहाँ तक अपनी गाड़ी जा रही है। तो ये आईटी वाला जो है उसके वजह से जॉब्स मिले। बट जो एक लोगों का कहना था कि वही एक मेंटेलिटी थी, वो एक शुरुआत की
देखो, अगर आप सोसाइटी का भी प्रोग्रेशन देखो, मेरे जो फादर थे, उनकी लाइफ की एक एक्सपेक्टेशन क्या होती थी, स्ट्रगल से थे, सभी लोग थे, एक एक्सपेक्टेशन होती कि अपने रिटायरमेंट तक अपना एक घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, और एक आधा प्लॉट रहा तो ठीक है। तो एक बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ, जिसको बोलते हैं, वहीं तक जाना इटसेल्फ वॉज एन ऑब्जेक्टिव। जब मेरे फादर की तरफ बात करूँ तो सर्वाइवल से लेके एक स्टेबिलिटी तक आना। अब वो स्टेबिलिटी से नेक्स्ट जनरेशन जो आई, जो हमारी जनरेशन आई, उन्होंने सोचा कि स्टेबिलिटी तो अभी हो गया है, थोड़ा सा और करके देखते हैं, स्टेबिलिटी के बाद अच्छे लाइफ की तरफ कैसे जाना, वहाँ तक वाला जो आना चालू हो गया। अब जो कुछ लोग जो उसमें से हैं, जिनके घर में अभी सब ठीक है, 2 जनरेशन्स ने ठीक काम किया है, वो अभी जॉब का ज़्यादा सोचेगा नहीं। वो बोलेगा कि ये तो हो गया, बेसिक हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, लाइफ भी अच्छा हो गया, अब मैं ऐसे लेवल पे हूँ कि मैं अभी एक रिस्क ले सकता हूँ और मैं इससे भी बड़ा काम कर सकता हूँ। तो वो लोग तो नॉर्मली एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे ही आएंगे। बट मेरे को तो आश्चर्य ये लग रहा है कि कुछ ऐसे लड़के मैं देख रहा हूँ अभी, कि जो लड़कों का बैकग्राउंड उतना नहीं है, ये जर्नी में वो वहाँ पूरे स्टेबिलिटी से वेलबींग तक नहीं आए, फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। तो अभी ये संख्या अपनी अभी कम है, मगर ये अभी बढ़ रही है। आज हम पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो वी आर द 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी इन वर्ल्ड। 1,70,000 हम लोग आ चुके हैं, और अगले 5 साल में आराम से 3.5 लाख से 5 लाख तक जाने वाला है। और ये कर रहे हैं कौन? बिकॉज द टेक्नोलॉजी, द टूल्स हैव बिकम चीपर। जो यूएस में रिच पर्सन को टूल्स अवेलेबल है, वो टूल्स अपने को अवेलेबल है, सेम डे सेम टाइम एट द चीपेस्ट कॉस्ट। ओपन एआई जो हम लोग बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी हम लोग जो बात कर रहे हैं, 3 साल पहले तो चैट जीपीटी पे कोई बात नहीं करता। आज तो व्हाट्सएप पे सब लोग लामा मॉडल करके ओपन एआई वापर रहे हैं। तो देखो, आज वही टूल्स चीपेस्ट वे में सबके पास पहुँचे। तो वो पावर अभी टूल्स टेक्नोलॉजी सबके पास है। अब जिसका दिमाग ज़्यादा, वो तो उसके साथ अभी जॉब में भी, इनोवेशन में भी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी उसका यूज़ करेगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट कम होगी। एआई का आपने जिक्र किया, एआई को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे जीवन को आसान बनाएगा या बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा? कई तरह की जो है बातें इसको लेकर कही जा रही है कि ये नौकरियों को ख़त्म करेगा, और ये एक समय में इतना हानिकारक होगा कि जो मानवीय सभ्यताएं हैं, जो मानव का दिमाग है, उसी को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करने लगेगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने जो बातें बताई कि वो तो बहुत सही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी सस्ती हुई है, उसका कॉस्ट डाउन हुआ है, जो सबकी एक्सेसिबिलिटी उसके लिए हो गई है। तो जो आगे रहेगा इसको हाथों हाथ लेने में वो आगे रहेगा, पर इसका दुष्परिणाम किस तरीके से रहेगा या दुष्परिणाम नहीं रहेगा? आप कौन से पक्ष को रखते हैं? तो एक तो है कि जिसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी जहाँ से बहुत सारा चेंज हो जाता है। जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहले प्री इंटरनेट एंड पोस्ट इंटरनेट, इंटरनेट वाज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिर बोलते हैं प्री मोबाइल एंड पोस्ट मोबाइल, हम एक अलग इसमें थे। तो वैसे ही अभी प्री एआई और पोस्ट एआई वर्ल्ड आने वाला है। और अभी तक ये जितनी टेक्नोलॉजी वेव्स आज आई हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस हुई है, ये पूरी टेक्नोलॉजी वेव्स को एक साथ भी पकड़ो और उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उतनी बड़ी वेव ये है, एआई की है। तो ये दुनिया को हिला देने वाली वेव है, ये तो पक्का है। पोस्ट एआई वर्ल्ड कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और ये इतनी बड़ी वेव है कि ये बहुत सारा, जिसको बोलते हैं ना कि कैनवस जब ऐसा रहता है, कोई एक वेव आती है तो कैनवस शेक होता है, और शेक होता है तो वहीं गैप्स तैयार होती है, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। अभी तो सुनामी आ रही है। और जिसको बोलते हैं कि इसका जो स्पीड है एआई का, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स ग्रोथ इन द 6 मंथ्स। और बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं इसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट से लेके, ओपन एआई से लेके, अमेजोन से लेके, जितने भी, जो गूगल से लेके जितने भी कंपनीज, एवरीबडी इज कमिंग इन दिस एआई वेव। तो ये 2 ही टाइप के लोग होने वाले हैं आगे। जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, जो
लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं बट एआई के साथ में कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल रिपीटिटिव काम कर रहे हैं, जो एआई का साथ नहीं लेंगे, रिपीटिटिव काम शुरुआत में जिसको बोलते हैं कि जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो वो वाले जॉब्स तो डेफिनेटली अफेक्ट होने वाले हैं। मगर बहुत सारे जॉब्स रीअलाइन हो गए। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जब ये आता है तब थोड़ा सा एक धुंधला सा लगता है कि आगे का वर्ल्ड सिमिलर था। ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया था, तो लोग बोले इंडस्ट्री होंगे तो ऑटोमेट होंगे तो ये जॉब्स क्या हो जाएंगे। सिमिलर आया था, कंप्यूटर्स में आया था, यही आया था कंप्यूटर्स में आएंगे तो सबके जॉब निकल जाएंगे। तो एक मजाक की बात कर रहा हूँ लाइटर वे में लोगों ने बोला था कंप्यूटर्स आएंगे तो पूरा पेपरलेस हो जाएगा। अब आप देखो कंप्यूटर की वजह से इतना सारा प्रिंटिंग हो रहा है कि अपने घर में जो आ रहे हैं आज बिल्स जो आ रहे हैं, रिपोर्ट जो आ रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ चुकी है। वैसे तो नहीं आना चाहिए था, पेपरलेस होना चाहिए था, बट प्रोडक्टिविटी और यूज़ उसका इतना ज़्यादा हो रहा है तो एआई के थ्रू नए जॉब्स निकलने वाले हैं। अच्छा। जॉब्स का रीअलाइनमेंट होने वाला है। तो जॉब्स जो लोअर स्किल्स के जो जॉब्स हैं, एंट्री लेवल के जो जॉब्स हैं जिनमें स्किल लेवल थोड़ा कम लगता है, वो जॉब्स का तो प्रॉब्लम आने वाला है। भले 1 साल 2 साल 3 साल में वो चालू हो चुका है थोड़ा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो ये एंट्री लेवल में जिनको ज़्यादा स्किल्स नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के या आईटी के ज़्यादा स्किल्स नहीं है, हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, अभी चर्चा उसी की हो रही, बिकॉज सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो वहीं पे होने वाला है। बट उसी के साथ में नए जॉब्स आने वाले हैं और नए नए लोग उसको यूज़ करेंगे और उसके वजह से नए प्रकार की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी आएंगी। तो वो ही मैं कह रहा था कि अभी जैसा एक एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि एक बहुत सारे जो कंपनीज अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं और वेबसाइट बनाने के लिए इंजीनियर्स हायर करती हैं, कॉस्टली भी है, डिज़ाइनर भी लगता है, प्रोग्रामिंग भी लगता है, कंटेंट भी लगता है, टाइम लगता है, फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, होस्टिंग करना पड़ेगा। नाउ ये पूरी कॉस्ट करने की वजह से बहुत सारे लोग तो अपनी वेबसाइट बनाते ही नहीं हैं। बट अभी ये वेबसाइट बनाने का जो कार्यक्रम है, ये वेबसाइट बनाने का कार्यक्रम अभी आधे घंटे में हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ऐसा समझ लो कि पहले 5 कंपनीज, छोटी कंपनीज जो एमएसएमईज या उसके नीचे की कंपनीज है, ये वेबसाइट बनाती थी, अब 500 बनाएंगे बिकॉज कॉस्ट कम हो गई तो और स्पीड भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो पहले जो 500 लोग नहीं बना रहे थे तो वो अभी वो मार्केट में उनकी डिमांड आ जाएगी। चैटबॉट्स बना रहे हैं हम, इंटेलिजेंट चैटबॉट्स कस्टमर सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। अब ये कस्टमर चैटबॉट जो बनाना है व्हाट्सएप के थ्रू जो ऑटोमेट करके जो बनाते हैं, अब ये नए लड़कों के लिए आधे घंटे का काम है, आगे चल के तो और सस्ता होगा। तब ये टूल्स अगर बहुत एनर्जी वाले अच्छे लड़के के पास में अगर आ जाते हैं तो एक ऐसा एक मार्केट भी तैयार हो रहा है जो मार्केट पहले ये यूज़ ही नहीं करता था बिकॉज उनके लिए वो कॉस्ट और टाइम नहीं पुराता था। बट अभी ये वाले लड़कों के पास में ये टूल्स आ गए तो ये समझ लो अभी ये जब पहले 5 लोग यूज़ कर रहे थे वेबसाइट तो अभी 500 हो गए। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब ये पॉडकास्ट हम हिंदी में कर रहे हैं, बट ये पॉडकास्ट अगर 100 लैंग्वेज में एक बार रिकॉर्ड हो गया और 100 लैंग्वेज में करना है तो टूल्स अवेलेबल है। तो 100 लैंग्वेज में इसको ऑटोमेटेड ट्रांसलेट भी होगा, उसका कंटेंट के सबटाइटल्स भी बनेंगे, उसके हिसाब से कंटेंट एक बार चेकिंग होगा कि बराबर जो हिंदी में बोला वो इंग्लिश में फ्रेंच में बराबर गया है कि नहीं गया। तो उधर की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ने वाली है। उधर से जो आपके पॉडकास्ट या जो भी वीडियो पे इसके ऊपर जो देखेंगे, वहाँ से जो निकलने वाला जो एक क्वेरीज है, सपोज़ आप कोई बिज़नेस वाले को सामने में लेते हो, उसका बिज़नेस भी वहाँ से। और तो ये देखो ये बहुत बड़ी एक नए एरिया में ये सॉर्ट ऑफ लाइक इवॉल्व होगा, रीअलाइनमेंट होगा। अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आएगा जिनको डोमेन नॉलेज ज़्यादा है। डोमेन नॉलेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी चिप हो रही है और सिंपल हो रही है। सब जब टेक्नोलॉजी और चिप, और तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे एनवीडिया का जो तहलका मचा चुका है एआई के चिप्स में, सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी का है, उनका कहना सीधा आ रहा है, अब कोडिंग नहीं पढ़ाओ, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कोडिंग। अच्छा, हाँ, कोडिंग का ज़माना चला गया। पहले जो होता था कि कोडिंग के लिए क्लासेस लगती थी और खूब कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखी जा रही है। यस, तो वो उनका कहना है। तो आज भी कोडिंग लगने वाला है, जाने वाला नहीं है। बट जो लोअर लेवल का कोडिंग है, जो सिंपलर कोडिंग है, वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। आज भी आप विदाउट कोड
आप आपका एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। आप भी, कोई भी जिसको कोडिंग ना, कभी ज़िंदगी में कोडिंग नहीं करा, लवेबल नाम का एक प्रोडक्ट है, रिप्लिट नाम का एक प्रोडक्ट है, famous.io उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप लो और उसको जैसा आप चैट करते हो, चैट करते समय हाँ मुझे एक ऐसी टाइप की वेबसाइट चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, मुझे उसमें ये चाहिए, बताते जाओ इंग्लिश में, वो बनाते जाएगा। नहीं मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, ये इसको रेड करो, चेंज करेगा। नहीं मेरे को उसको ये ड्रॉप डाउन चाहिए, ऐड करेगा। आप सिर्फ इंग्लिश में बातें कर रहे हो और वो पूरा वेबसाइट और एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा है। वो तो आप समझ लो आज थोड़ा लिमिटेशन है, ऐसा समझ लो, बट ये लिमिटेशन जाने वाला है आगे चल के। और इसके बाद में हम लोग जब बात करते हैं कि भाई एक बिजनेस चलाने, आप एक बिजनेस ओनर ऐसा समझ लीजिए, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स लगता है, कुछ एनालिटिक्स लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है, तो आप प्रोग्रामर्स हायर करते हो, एक रिपोर्ट्स बनवाते हो, ये सब करते हो, बराबर है। तो अभी आप ही वो कर पाओगे बिकॉज आप आपके सिस्टम में मोबाइल के थ्रू, आपके ऐप के एआई के थ्रू बात कर पाओगे कि मुझे ये अगस्त महीने में ये पर्टिकुलर रीजन से ये कस्टमर कितने आए थे मेरे पास, उसके लिए प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं, आज ही आप कर सकते हैं सिंपल इंग्लिश लाइक क्वेरी। जिसको बिजनेस का नॉलेज है, टूल्स चीप हो चुके हैं, तो जिसको बिजनेस का नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा अभी, क्योंकि टूल पहले इंजीनियर्स ही वापरते थे, वो टूल्स आप और मैं सभी लोग वापरना चालू कर देंगे। तो अभी ये टूल्स प्लस डोमेन, तो एक कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रिकल प्लस एआई, मैकेनिकल प्लस एआई, ये डोमेन के साथ में एआई। तो पहले जो एक आईटी अलोन आता था, सिंगल आता था, अब मुझे लगता है वो सिंगल आना कम हो जाएगा। किसके साथ क्या है, कौन से डोमेन या बिजनेस एक्सपर्टीज के साथ में, डोमेन नॉलेज के साथ में आप एआई यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। तो वो टाइप का इवॉल्व ज़्यादा होगा अभी उस, अगर मैं आगे का सिनेरियो। और सच बताऊं तो सब लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि ये इतने स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसा समझ लो एक सुनामी आ रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस समय में? एक ऐसा तूफान आ रहा है, अब तूफान के बाद का सिनेरियो क्या रहेगा, इसकी पूरी आइडिया नहीं है आपको, बहुत जनों को नहीं है। तो फिर आपको बचाव के पक्ष में रहना पड़ेगा कि मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे करूं। एग्जैक्टली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे बड़े लोग जो हैं, जो पूरे के गूगल का एरिक स्मिथ ले लो या ओपन एआई वाले का जो सैम अल्टमैन ले लो, इन्हों लोगों ने ये सुनामी के बाद का वर्ल्ड कैसा होगा उसके बारे में चर्चा चालू कर दिया है। उनका कहना ऐसा है कि जैसा यूपीआई है अपना, तो वैसे ही एक यूबीआई आ जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। काम सिर्फ 20 घंटे का रहेगा, उसके ऊपर काम नहीं रहेगा, और आपको एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलने वाली है, उसके ऊपर काम ही नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना है। तो एक वर्ल्ड एक नए सोसाइटी की तरफ जा रहा है। वो कब आएगा, कैसे स्वरूप में आएगा, तो अभी लोग हम एआई के ऊपर बैठे हैं। उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा वो एजीआई, फिर एएसआई, सो विच इज़ लाइक एआई सुपर इंटेलिजेंस, आखिरी की स्टेज, उसके बीच वाली एआई जनरल इंटेलिजेंस, और अभी एआई पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी ये जर्नी अभी एआई टू एजीआई टू एएसआई अभी चल रहा है। अभी ये भी एक 4-5 साल की जर्नी है, और जो स्पीड से ये जर्नी जा रही है, अपने आप को आपको ढालना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एआई टूल्स के ऊपर की मास्टरी जो इजीली अवेलेबल है, आपको अभी से सभी को, कोई नहीं बोल सकता, और ये हर सेक्टर के लिए कंपलसरी, कोई आदमी नहीं बोल सकता। जो पहले बोलते थे कि मैं लैपटॉप सिर्फ इंजीनियर्स वापरेंगे, मोबाइल सिर्फ इंजीनियर्स लोग यूज़ करेंगे, जैसे आज लैपटॉप आप वापर सकते कि नहीं, ये पूछना सामने वाले का एक अपमान होगा। सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और आना ही चाहिए। वैसे ही एआई का होने वाला है, सभी लोग नहीं। तो अब हम जब इस दौर में बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पहले जो अब चीप हो गई है, जो सस्ती हो गई है, वो तो सबके लिए एक्सेसिबल है, तो हर किसी तक तो वो आसानी से पहुंच रही है, तो आपको भी उसको अपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये होता जब टेक्नोलॉजी महंगी थी तो वो कुछ लोगों के पास थी, तो वही लोग उसका इस्तेमाल करते थे। अब तो इस तरीके की स्थिति, ये जो है ना, आपका जो पॉइंट बिल्कुल सही बोला आपने। और पहले क्या टाइम मिलता था, 1950 में कंप्यूटर्स आए,
1984 में अपने पास कंप्यूटर्स इंडिया में आना चालू हो गया बड़े पैमाने में। कितना टाइम था? 50 से लेके 84, 35 साल। उसके बाद में तभी भी इंजीनियर्स लोग ज़्यादा वापरते थे। सब ने वापरना कब चल 2000 के बाद में सब ने वापरना, 50 साल का टाइम पीरियड गया, सब लोगों ने वापरना चालू कर दिया। एक जब टेक्नोलॉजी आई, ये टेक्नोलॉजी आके वापरने में कितने साल लगे? ओपन एआई 3 साल। 50 साल एक टेक्नोलॉजी को ट्रैवल करते करते जब तैयार हुई, साइंटिस्ट, उसके बाद इंजीनियर्स, उसके बाद कॉमन पीपल, ये 50 साल का जर्नी था। ओपन एआई का जर्नी अभी आप देख रहे हो 3 साल, सबके हाथ में आ गया। तो ये अभी सबके हाथ में इतने फास्ट आ रहा है, ये अभी चीपर भी है, फास्टर भी है, टेक्नोलॉजी फास्टर है, बट पॉलिफरेशन जिसको बोलते हैं, सब तरफ जो जा रही है और सब लोग कॉमनली यूज़ करेंगे, वो लेवल तक भी बहुत फास्ट जा रही है। 4 महीने में 100 मिलियन यूजर्स लाए ओपन एआई ने, 10 करोड़ यूजर्स 4 महीने में सिर्फ लाए, पहले 4 महीने। ये रेट से सब लोग के पास में पहुंच रही है। तो किसी को ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी बंदा, इंजीनियर रहो, नॉन इंजीनियर रहो, कोई भी प्रोफेशन में रहो, उसको एआई पढ़ना अभी चालू ही करना चाहिए। और एआई पढ़ना है उसकी टेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं है। जो हमेशा हम बात करते हैं कि गाड़ी के 2 प्रकार है, गाड़ी का मैकेनिक बन के अंदर का पूरा उसको फॉल्ट आए तो सुधारना, या गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाना तो आना ही चाहिए सबको। नहीं, पर क्या इस तरीके की भी चिंता हमको करना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसको एआई कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा, उसको कहीं ना कहीं डाउन कर देगा? अभी हम थोड़ी देर पहले आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे। आईटी सेक्टर का जिस तरीके से हमारे देश में ग्रूम आया और जिस तरीके से उसने विस्तार लिया, उसके अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन हम उस दौर में ये देख रहे थे कि कंप्यूटर साइंस वाला आईटी सेक्टर में जाए तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाला भी आईटी सेक्टर में जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसको जॉब अवेलेबल थी, पैकेज अच्छा था, पैसे अच्छा मिल रहा था। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल जिसका कोर फील्ड हो सकता था, उस सेक्टर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दूर जाके इधर जा रहा है। तो वहाँ पे अगर जो पेइंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो रही थी, लोग और सस्ते में काम कर रहे थे, और उस सेक्टर को भी एक्सपर्ट उस तरीके का नहीं मिल रहा था। तो इसी तरीके की दिक्कत एआई भी ला देगा क्या, और बड़ी मुश्किल? नहीं, तो बराबर है, आपका कहना सही है। तो दो प्रकार से मैं देखूंगा। तो अभी डिमांड कोर की बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल की बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल में मगर काम एआई के साथ करना पड़ेगा। वो नहीं बोल सकते कि मैं एआई यूज़ नहीं करूँगा, बट कोर काम इलेक्ट्रिकल का करेगा, राइट। केमिकल में, केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में न्यू मटेरियल डेवलपमेंट एआई का यूज़ करके करेगा। मेडिकल में एआई का यूज़ करके डायग्नोसिस और चैटबॉट सपोर्ट। एआई का जो जिसको बोलते हैं कि हर फील्ड में, अगर आप कोई भी फील्ड का अगर प्रोग्रेस देखो लास्ट 50 साल में, तो वो फील्ड का कितना प्रोग्रेस हुआ और ये फील्ड में आईटी और टेक्नोलॉजी का कितना प्रोग्रेस हुआ, तो आप देखेंगे कि एक एग्जांपल के लिए थी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में कितना प्रोग्रेस हुआ, कि मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना प्रोग्रेस हुआ, कि पैथोलॉजी ऑटोमेट हो रही, काफ़ी फास्ट हो गई, रेडियोलॉजी वहाँ पे जा रहा है, 3D स्कैनिंग के आ गए, रोबोट से सर्जरी चालू है। अभी तो अपने जीएमसी ने भी चालू कर दिया है कि डीन साहब चंडीगढ़ में बैठे थे दिल्ली में, और वहाँ से यहाँ ने उन्होंने जीएमसी में एडमिट पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। करेक्ट। तो ये क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ और जिसकी वजह से ये पूरी फील्ड आगे गई। वैसे ही ये आईटी था, अभी एआई आने वाला है सेम। तो एआई अंदर में आएगा हर डोमेन में, और उसके वजह से ये बढ़ेगा, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम हर डोमेन का बढ़ने वाला है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि डोमेन की भी जानकारी जिसके पास में रहेगी वो ज़्यादा, बिकॉज उसको ये एक टूल है, ये टूल कैसे चलाना और कैसे फायदेमंद हो सकता है, बराबर है। तो वो जिसके पास बिजनेस नॉलेज, डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, वो जो टूल है उसको अच्छे से वापर करके और कर सकता। जो सिर्फ टूल ही जानता है, मगर ये टूल कहीं तो अप्लाई करना है ना, तो वो कोर इम्पॉर्टेंट है। तो वो कोर वाले लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बट ओनली आईटी करके, सपोज एग्जांपल के लिए जब हमने बताया कि छोटे छोटे वेबसाइट बनाने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स भी उसमें काम करते थे, तो लोअर लेवल के जो जॉब्स हैं वो तो जाने वाले हैं। प्लस क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एआई अंदर आते जाएगा, तो बराबर है, थोड़ा दिमाग में तो अफेक्ट होने वाला है। आप यही एग्जांपल ले लो, मोबाइल आने के पहले
हम लोग कितने फ़ोन नंबर्स याद में रखते थे दिमाग। जैसा मोबाइल आ गया और मोबाइल ने नंबर सेव करना चालू कर दिया, तो दिमाग ने सोच लिया कि ये तो अवेलेबल है, तो अपना दिमाग क्यों लगाए। तो अपनी जो रिमेम्बरिंग जो पावर है वो कम हो गई। तो वैसे ही जैसे एआई अंदर आएगा तो अपनी, बिकॉज जितना आप नॉर्मल में आप दिमाग लगा के ऊपर काम करते थे, सपोज ये कि आपको आर्टिकल लिखना है तो आप एक सोच के तहत रिसर्च करके एक आर्टिकल बनाने के लिए 4 घंटे का टाइम लगाते थे, इधर उधर जाके पढ़ते रेफरेंसेस इकट्ठा करते थे, किताबें पढ़ते और थोड़ा क्रिएटिव भी रहते थे ऑल दो। अब वो काम अगर 2 मिनट में एक पहला ड्राफ्ट वो तैयार करके देता है चैट जीपीटी, तो आपका रिलायंस उधर चले जाएगा। तो स्लोली आपकी वो फैकल्टीज तो मार खाएंगी। तो वो तो होने वाला है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं। वो उसके तरफ जाना ही पड़ेगा हमको, कि अदरवाइज जितना हम इसको, जैसा हमने पहले मेमोरी डेलीगेट कर दी फ़ोन नंबर्स की, वैसे हमने जो क्रिएटिविटी भी डेलीगेट कर दी आराम से, और बहुत सारे जॉब ये करने लगा। तो हमारी जो हर फैकल्टी जिसको आप यूज़ ज़्यादा नहीं करोगे, एक्सरसाइज ही है वो, जो चीज़ एक्सरसाइज नहीं करोगे वो तो वीक हो ही जाएगी। तो इसके आसार भी वहाँ होने ही वाले हैं, एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, कि जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, लोग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई पे जाके क्वेश्चन मार के दे रहे। जो एक गणित छुड़ाने के लिए पहले मैं 4 प्रकार से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था और उसकी वजह से अपना एक टेक्निक डेवलप करता था, आज वो प्रॉब्लम वहाँ डाल देता है, उसका सोल्यूशन वहाँ मिल जाता है। तो ये इंसानों के लिहाज से खतरनाक है या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो अच्छा है, पर हम अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दे रहे हैं। और अभी ये जो बात होती है कि जो एआई है ये कम से कम ह्यूमन इमोशंस अभी तक नहीं आए हैं, पर इसका जब अपग्रेडेड वर्जन आएगा तो हो सकता है कि ह्यूमन इमोशंस भी आ जाए उसमें। नहीं, बराबर है। अभी तो मेमोरी आ रही है, मेमोरी के बाद में कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए ना। मैं आपको भी जानना चाहता हूँ, मेरे को अगर आपका काम आसान करना है तो आप क्या हो ये पहले मालूम चाहिए मुझे, फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस जिसको हम मेमोरी बोलेंगे वो मालूम चाहिए मुझे, और आप जहाँ बैठे हो और आज का आपका जो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट मुझे मालूम चाहिए। ये तीनों जब मुझे मालूम रहेंगे तभी मैं आपको सोल्यूशन बराबर दे पाऊँगा। एआई वहाँ तक जा रहा है, मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट तक तो जा रहा है, और आगे चल के वो इमोशन तक भी जाएगा। तो ये इसमें पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है। तो अथॉरिटी के साथ में कोई बात करना कि भाई एआई को अगर खुली छूट दिया जाए तो ये वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो जाएगा, इस बात पे तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं। इसीलिए अभी सब जगह में चर्चा चालू हुई है कि रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में चर्चा चालू हो चुकी है, कि ये टूल है, ये टूल को अगर आप एनॉर्मस पावर दो तो आपका नुकसान करेगा। आप ये टूल को संयमित पावर से उसको यूज़ करें तो आपके फ़ायदे के लिए बहुत काम करेगा। तो ये सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। तो कुछ कंट्रीज़ ने तो चालू कर दिया है रेगुलेट करना। तो ये जो आगे वाला जो वर्ल्ड आने वाला है ना, ये एआई तो पावरफुल है। अब पावरफुल के दोनों भी आयाम है, बहुत हेल्प भी होने वाली है। आईटी सेक्टर को आप सर किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि देश में आईटी सेक्टर का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो भूमिका रहती थी, अब वो उसको पीपल मैनेजर की भूमिका में वो आ गए हैं। अपना दिमाग लगाना, स्टाफ को मेंटेन करते करते ही उन्हें इतना समय ख़त्म हो जाता है उनका कि जो क्रिएटिविटी उन्हें दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही है। और जो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से जो देश में जो आईटी सेक्टर है वो उसका डाउनफॉल हो रहा है। क्या ये आपको लगता है कि स्थिति है और आने वाले समय में नौकरियां जो हैं आईटी सेक्टर से जाने वाली हैं? कॉस्ट जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो आईटी कंपनीज़ की हैं वो कम हो रही हैं। पहले जो बिज़नेस लो कॉस्ट की वजह से इंडिया में आता था, अब उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। और अगर देखा जाए तो लास्ट 7-8 साल में इनकी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो भी कम हो चुकी हैं। जो 20-22% पे ग्रोथ कर रही थी सभी बड़ी कंपनीज, अभी 4 से 6% पे उनका ग्रोथ रेट्स आ चुके। उनके जो सबसे बड़ा मॉडल था इनका कॉस्ट आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वहाँ पे जो लोग $100 पे पर आवर पे काम करते हैं, अपने यहाँ पे $20 पर आवर पे ये कंपनीज चार्ज करती, तो $80 का फ़र्क मिल जाता था। तो उसके वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाला जो सेक्टर था वो काफ़ी डिमांड में था।
तो उसके वजह से हमारे पास में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हुआ और आईटी कंपनीज बहुत सारी ग्रो करी। बट उसके साथ साथ ये हुआ कि नीचे के लोग तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो, बट इसके बाद वाली जो लेयर आती है, क्योंकि एक प्रोग्रामर रहता है, फिर सीनियर प्रोग्रामर है, उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोग्राम मैनेजर आता है, प्रोग्राम मैनेजर से फिर इंजीनियरिंग डायरेक्टर आता है, फिर एवीपी आता है, वैसे लेयर से। तो बहुत सारी कंपनीज में ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर तक तो ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर से ऊपर जो पूरे लोग बैठे हैं, ये दे आर बिकम पीपल मैनेजर्स। वो पॉलिसी मेकर हो गए, वो नहीं, पॉलिसी वो तो बनाने में रिपोर्ट्स ज़्यादा करते समय हैं, चलेगा। वो तो रिपोर्ट्स निकालते हैं, कस्टमर को हैंडल करते हैं, या फिर जो आग लग चुकी है वो करते हैं, किसी का रिसोर्स निकल गया तो रिसोर्स को इंटरव्यू करके लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी नहीं करते हैं। तो ये पर इनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, 50-50 लाख की सैलरीज है इनकी। तो ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से पहले तो ये लेयर पे अगर वो पट से अलाइन नहीं होते तो आईटी कंपनीज भी बोलेंगे भाई आप आईटी से एआई से अलाइन हो, नहीं तो हमको ज़्यादा ये पीपल मैनेजमेंट का सिर्फ आप काम कर रहे हो और उसके लिए हम ये जो 50-50 लाख 70 लाख रुपए देंगे वो हम देंगे नहीं। तो मुझे लगता है पहले अफेक्ट तो वहाँ पे होने वाला है टोटल। ये 2-3 साल तो पक्का है जब तक ये सुनामी वेव चलेगा बहुत बड़ा, और हमेशा थोड़ा रिकैलिब्रेशन रहता है। एक वेव आती है, इंटरनेट की भी वेव काफ़ी बड़ी आई, फिर इंटरनेट बूम आ गया और फिर इंटरनेट बस्ट हो गया 2000 में, और फिर स्लोली इंटरनेट आके पूरा का पूरा। तो वैसे ही एआई की अभी ये वेव चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा एक बहुत हाइप होगी, थोड़ा सा बस्ट होगा और उसके बाद में फिर से आना ही आना है, बिकॉज पावर है उसमें, वो आना ही आना है। तो उस चीज़ की वजह से ये पहले वेव में जो अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, तो उसमें सभी लोग अभी कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार नहीं, संभल के चलो, लोग ज़्यादा बढ़ाओ मत। अभी आपने देखा कि टीसीएस ने 12,000 लोग निकाले, तो एक इंडिकेटर है। जब अभी यूएस कंपनीज की अगर बात करो तो वहाँ पे भी हर 3 आदमी के पीछे एक आदमी निकाला जा रहा है। वो बोलते हैं कि हम नया हायर नहीं करेंगे। तो ये जो मास रिक्वायरमेंट है, तो ये मास रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी, बट उसका जो क्वांटिटी है वो अभी नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड रहेगा। बिकॉज कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर ले लूँ पूरा और उसके बाद मुझे इनके लिए काम ढूंढना पड़े, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मार खाने वाली है। और आईटी कंपनीज को कंपटीशन आ रही है जीसीसी से के थ्रू, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स। दुनिया के जो यूएस के जो टॉप मोस्ट 2000 सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसके आधे कंपनीज ने इंडिया में जीसीसी खोला हुआ है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर। तो ये लोग अभी इनको कंपटीशन दे रहे हैं। तो 2 जगह से अभी मार पड़ रही है कि इनका जो टैलेंट है वो जीसीसी में जा रहा है बिकॉज वो हायर सैलरीज दे रहे हैं, और आईटी अभी एआई की वजह से ये कहाँ पे मार कितना पड़ेगा ये अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये अभी थोड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पांस जाएगा। मेरे हिसाब से हायरिंग थोड़ा स्लो होगा, अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। बहुत सारे लोगों की जो जिसको बोलते हैं हम लोग कि जो ये बिज़नेस बढ़ेगा कि बिज़नेस कम होगा, इसके बारे में आइडियाज़ क्लियर नहीं। कि किसी लोगों का कहना ऐसा है कि एक बार ये थोड़ा लाइन पे आ जाए तो जो लोग पहले काम नहीं करवाते थे वो भी काम करवाएंगे हमसे, भले लोअर कॉस्ट पे कराएंगे। आज जो मार्जिन्स मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगे, बट पहले वो काम देते ही नहीं थे बिकॉज वो उनके भी बेसिस पे नहीं था, मगर वो उनके कॉस्ट पे उनको नहीं पोसाता था। तो हो सकता है कि वो काम भी नए वजह से आ जाए, बट वो सामने वाला भी अभी होशियार हो गया, वो भी बोल रहा है जो काम आपके 5 आदमी से होता था वो अभी मैं तुमको 3 ही आदमी का दूंगा कॉस्ट। जो काम आप 6 महीने में डिलीवर करे थे मुझे 3 महीने में चाहिए। तो उसके वजह से प्रेशर में तो ज़रूर है। तो इसके वजह से थोड़ा तो ये 2-3 साल हमको देखना ही पड़ेगा और संभल के चलना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में नौकरियां जो हैं वो कम होंगी और जो तनख्वाह लोगों को मिल रही हैं वो भी कम होगी, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। बट वैसे भी देखा जाए तो आईटी सेक्टर्स में शुरुआत की जो तनख्वाह है, आश्चर्य की बात है 20 साल में बढ़ी नहीं। अब ये तो एक दूसरा विषय है, जो बंदा 3.5 लाख 4 लाख रुपए सैलरीज एंट्री लेवल पे साल की,
4 लाख रुपए सैलरीज पे TCS इन्फोसिस में नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे कंपनीज में जाता था। 20 साल पहले भी वही सैलरी थी, आज भी वही है। इन्फ्लेशन तो कितना बढ़ गया, सैलरीज नहीं बढ़ी है, वैसी सैलरीज बढ़ी नहीं है। ये भी नीचे के लेवल पे, ये एंट्री लेवल पे है, एंट्री लेवल जहाँ पे मास हायरिंग होता है, तो वो सैलरीज बढ़ी नहीं है वैसे। 20 साल में 4 लाख की 4.5 बस उतनी बढ़ी है। बट कोई 8 लाख नहीं दे रहा है, कोई भी इन्फोसिस में, या मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़ी कंपनीज उतनी 20 साल से उतनी है। वो एक अलग विषय है कि इनकी सैलरीज क्यों नहीं बढ़ी है। और रोजगार नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इन्हीं में से अगर कोई अपने काम में ऐड ऑन करता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, तो वो स्विच करके कहीं और जाके अच्छा पैकेज ले सकता है या उसी कंपनी में ग्रो कर सकता है अपने काम को लेकर। अलग अलग डोमेन्स में भी ये लोग लगेंगे ना। अभी सिर्फ IT कंपनीज में ये लोग लग रहे थे, अब जो AI पे एक्सपर्टीज है वो तो पावर सेक्टर में भी काम कर लेगा, वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, रीअलाइनमेंट होगा जॉब्स का। एक सवाल आपसे ऐसे कि नागपुर में और आसपास के इलाकों में आप IT सेक्टर के ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था IT सेक्टर का, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अब जो है वो बहुत कोशिश हो रही है, हमारे जो CM साहब हैं वो डेटा सेंटर लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे AI से रिलेटेड अलग अलग तरह के सेंटर्स लाना चाह रहे हैं, पर इतने सालों में जो फोकस होना चाहिए था या ग्रो नहीं हो पाया IT सेक्टर, इसके पीछे की क्या आपको वजह लगती है? कई लोग बातचीत में ये भी बताते हैं कि जिस तरीके का इकोसिस्टम होना चाहिए IT प्रोफेशनल्स को लेके, वो आपके पास में मौजूद नहीं है, इसीलिए आप ये सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। आपका अनुभव क्या कहता है? तो देखो, मैं इसको दो तीन तरीके से देखता हूँ। तो एक तरीका ऐसा है देखने का इसका कि क्रिकेट का एनालॉजी है। पहले टेस्ट खिलाड़ी और टेस्ट मैचेस कहाँ होते थे? जहाँ पे फैसिलिटी है, ट्रेनिंग है, स्टेडियम्स है, वहीं पे होते थे। तो पूरे खेल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ऐसी जगह में होते थे। जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ती गई, ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़ते गए, स्टेडियम्स बनते गए, तो हम लोग देख रहे हैं रांची से भी धोनी साहब आ रहे, इधर से भी आ रहे। तो ये एक प्रोसेस है, शुरुआत वहीं से होगी और बाद में ये Tier 2, Tier 3 में जाएगा। ये एक देखने का तरीका होता है और उसका एक टाइम पीरियड होता है। एक ये हो गया, तो शुरुआत तो वहीं पे हुई जहाँ पे ये पूरा का बेंगलोर वगैरह वो सिटीज़ में। दूसरा, आज अगर हम देखें लास्ट 8 साल में, तो मैं देखता हूँ कि अपनी IT की प्रगति अच्छी हुई लास्ट नागपुर में। हाँ, नागपुर में फॉर एग्जांपल TCS आ गया, 16,000 लोग है। SCL आ गया, उसके पास 6,000-7,000 लोग है। इन्फोसिस आ गया, 3,500 लोग है। टेक महिंद्रा है, उसके बाद में एक्सेंचर ने इधर ऑफिस खोल दिया। उसके बाद में ग्लोबल लॉजिक तो था ही, परसिस्टेंट है, इन्फोसेप्ट है। उसके बाद में अभी PwC ने ऑफिस खोला है, L&T ITL ने ऑफिस खोला है, जोहो ने ऑफिस खोला है। तो ये लोगों ने, ये अगर आप देखो तो इतने लोगों ने नागपुर में ऑफिस खोला है। ये लोग जिन्होंने चालू किया वो बंद करके कोई भी नहीं गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ पे काम अच्छा होता है। अदरवाइज बिजनेस है ना भाई, बंद कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आपने जब SCL ने नागपुर का सेंटर चालू किया, Tier 2, Tier 3 मॉडल, वो एक साथ उन्होंने 4 सेंटर चालू किए Tier 2, Tier 3 में। हाईएस्ट ग्रोथ नागपुर सेंटर में। ये भी क्या बोलता है कि नागपुर का टैलेंट अच्छा था। नागपुर इज इंग्लिश न्यूट्रल, यानी स्लैंग नहीं आता उनको। उसके साथ काफ़ी सारे कॉलेजेस, अपने पास सप्लाई बहुत है। विद इंजीनियरिंग कॉलेज अभी 25 इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले तो 52 थे। उसके बाद में बाजू के जो डिप्लोमाज, MSc, IT और प्राइवेट में पढ़ने वाले, और उसके बाद में पूरा विदर्भ, और उसके बाद में रायपुर, बिलासपुर, यहाँ से सब पूरे इंजीनियर्स यहीं पे आते थे। तो सप्लाई साइड, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ के 100, 200 एक साथ एक कैंपस से लेके जा रही हैं, अभी भी जा रही हैं। तो अभी नया मॉडल उन्होंने भी क्या सोचा कि भाई हम यहाँ से लेके उनको वहाँ लेके जा रहे हैं और कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग को यहाँ पे एक जॉब क्यों ना दे? वही लोग तो ले ही रहे ना। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस, TCS वगैरह 100-200 लोग नहीं ले रहे, एक कॉलेज से ले रहे, मगर मैसूर में लाके बैठा रहे इन्फोसिस या TCS और कहीं जब। तो ये लोग ने, जैसा अजीज प्रेम जी ने बोला कि वी नीड टू गो टू वेयर दिस पीपल आर अवेलेबल, और यहाँ कॉस्ट भी कम है। तो उसके वजह से फर्स्ट ये जो टाइम वाला पड़ा, दूसरा टैलेंट अवेलेबिलिटी, तीसरा जो सेंटर्स ने प्रोग्रेस दिखाया उसके हिसाब से ये क्लियर है कि
टैलेंट इज़ गुड। चौथा अपने लिए प्रॉब्लम ये था, 2-3 प्रॉब्लम्स अपने लिए चले जिसके वजह से अपना थोड़ा सा एक नागपुर की एक इकोसिस्टम लगती है जिसको बोलते हैं कि नॉट ओनली टेक्नोलॉजी सिस्टम, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंपनीज के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू आपको ये जूनियर लोग मिल जाएंगे, सीनियर लोग शुरुआत में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 8 साल पहले अगर सीनियर लोग आता है तो उसके पास चॉइस क्या है? वो अपने फैमिली को लेके आएगा, वो बोलेंगे मेरे को ज़्यादा अच्छे स्कूल्स चाहिए, मेरे वाइफ को नौकरी चाहिए, मेरे को शाम को एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरे को एक कंपनी में नहीं जमा तो मैं एकदम से नहीं जाने वाला, मेरे को बाजू वाली कंपनीज चाहिए जहाँ पे मैं ऑल्टरनेट जॉब ढूंढ सकूँ। तो ये एक इकोसिस्टम अपने पास था ही नहीं। ये कंपनी आने के पहले की परिस्थिति देखो, कितनी बड़ी कंपनीज थी यहाँ पे। तो बड़ा जो सीनियर आदमी है वो क्यों आएगा यहाँ पे? और आपको अगर सर्विस करना है, आईटी सर्विसेज ऑफर करना है, तो आपको सीनियर भी आदमी लगेंगे, मिडिल भी लगेंगे और जूनियर भी लगेंगे। जूनियर वाले अपने पास बहुत थे, बट मिडिल लेवल और सीनियर लेवल हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए ज़्यादा उस समय। उसका कारण भी ये था कि अपने पास एक जो कल्चरल और सोशल इकोसिस्टम थी बाकी फैमिलीज़ के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, शाम के लिए, राइट। अपनी सिटी तैयार नहीं थी। अभी देखो आप सिटीज़ में जॉइंट्स कितने खुले हैं, इवनिंग के लिए, यंग लोगों के लिए कितना खुला हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बोलो, अपने पास तो आज 700-800 तो कॉफ़ी हाउसेस खुले हैं पूरे के पूरे, नई ऑप्शंस थे ये पूरे। तो अपनी उसके वजह से, और जो प्रोफेशनल है उसके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो जॉब चेंज करने के लिए जगह नहीं थी। प्लस अगर एयरपोर्ट डायरेक्ट फ़्लाइट अगर हम बाहर सर्विसेज करते हैं तो क्लाइंट डायरेक्टली आना चाहता है, वो अभी आओ मुंबई में आओ, रुको, और उसके बाद एक फ़्लाइट लेके आओ। हमारी सिस्टम्स तैयार नहीं थी, तो जो क्लाइंट के हिसाब से भी हम लोग तैयार नहीं थे, आज भी उतने तैयार नहीं है। कितनी फ़्लाइट जाती है डायरेक्टली यूएस में, यूरोप में, नागपुर में? एक तो फ़्लाइट जाती है जो दोहा में जाती है। तो नागपुर कहाँ कनेक्टेड है? जब क्लाइंट अगर आना चाहे तो वो 48 घंटा प्रवास करके आएगा कि एक फ़्लाइट 8 घंटे के लेके आएगा? तो ये सिस्टम्स अपने पास नहीं थे। आज भी अपनी जो सिस्टम के ऊपर अभी बोल रहे हैं, जो जेएमआर का भी आ रहा है नया एयरपोर्ट, तो अपना काफ़ी कुछ खुलेगा, तो तब अपना ये एक्सेसिबिलिटी खुलेगा। जूनियर टैलेंट की और अच्छे टैलेंट की भरमार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टैलेंट मैंने खुद देखा हूँ, मैं 5 कंपनीज आईटी चला चुका हूँ। जो लैमिनेट हमने बनाए थे, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते, तो ये नागपुर का ही टैलेंट था पूरा। तो टैलेंट नागपुर का प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे कितने चाहिए आपको? 1000 लोग चाहिए, 2000 लोग चाहिए, न्यू फ्रेश लगाने में 5000 लोग चाहिए। जब अब नई कंपनी नए फ्रेशर्स लेती हैं साल भर में, इन्फोसिस यहाँ पे 3500 का, तो फ्रेशर कितना लेते हो? 500। अब जब 1.5 लाख का सप्लाई है, 500 आपको चाहिए तो नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। तो सप्लाई इज़ नॉट द इशू। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सभी के सभी अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी अपने पास चॉइस बहुत है ना। 10% ऑफ द पीपल ऑफ 1.5 लाख इज स्टिल 15,000 पीपल हु आर बेस्ट। तो वो अगर अपने पास है तो जूनियर सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं था। ये अभी जो कंपनीज आ चुकी हैं उनका एक्सपीरियंस अभी अच्छा है, अभी के हिसाब से सोशल सिस्टम अभी तैयार हो रही है। तो अभी मुझे उसके हिसाब से अगर देखो तो जो पॉलिसीज़ अभी गवर्नमेंट ला रही है, Tier 2, Tier 3 जीसीसी पॉलिसीज़ ला रही हैं, जिसके तहत काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप जीसीसी सेंटर्स Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में बनाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कराओ, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाओ। जो पूरा का पूरा अभी जो फोकस चल रहा है वो अगर पूरा एक साथ अगर बैठता है तो फिर सिटी की ग्रोथ को रोकेगा नहीं ना। क्योंकि आज बाकी की जो सिटीज़ हैं वो थोड़ी अनलिवेबल बनती जा रही हैं। बेंगलोर देखो अनलिवेबल बनते जा रहा है, पुणे देखो अनलिवेबल बनते जा रहा है, कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। तो अपने को वैसे तो एडवांटेज है, सिर्फ अपने को ये 2-3 एरियाज़ पे काम करने की आवश्यकता है। तो नागपुर के लिए बेहतर विकल्प जो है वो आने वाले समय में आईटी सेक्टर के ग्रोथ के लिए हम देख सकते हैं। बड़ी अच्छी बातचीत हो गई सर आपसे। एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि आप अगर ये बता दें कि स्टार्टअप्स पे आप काम कर रहे हैं, तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और स्टार्टअप्स के पास में अगर आइडियाज़ हैं तो अगर उसको आप तक पहुंचाना है तो वो किस तरीके से पहुंचा सकते हैं? जो अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर हैं वहाँ पहुंचाना है, वहाँ अगर काम करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। हाँ, तो अभी जो नागपुर के मैं जो स्टार्टअप देख रहा हूँ वो अलग अलग जॉनर के हैं, जिसको बोलते हैं कि कंज्यूमर टेक, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाले हैं, कुछ B2B एप्लीकेशन वाले हैं, कुछ SaaS वाले हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपने डिवाइसेस साइड में,
उसके बाद में सोशल इम्पैक्ट वेंचर्स, इसमें भी नागपुर में काफ़ी काम चल रहा है। एग्रीकल्चर और अलग से नहीं, इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं कि जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। एग्रीटेक भी काफ़ी आ रहे हैं, जो आपने बोला एग्रीटेक भी काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, बिकॉज अपना बेल्ट भी वैसा है। तो अपने बेल्ट के हिसाब से लॉजिस्टिक बोलो, एडवांटेज, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी लॉजिस्टिक हब के अपन वन मेन सेंटर बन रहे। टूरिज्म बोलो और एग्रीटेक बोलो, ये अपने वन ऑफ द मेन एरियाज है जहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा डिमांड भी रहेगा, अच्छा ये भी रहेगा। और ये जो काफ़ी नागपुर में 7 से 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मोस्टली एकेडमिक इंक्यूबेटर्स हैं। तो कोई भी लड़के के पास में अच्छा आइडिया हो तो ये इंक्यूबेशन सेंटर में जाके उसने एप्लीकेशन लगाना है कि ये मेरा आइडिया है और इसमें हम लोग आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो इंक्यूबेशन सेंटर नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम फंड देगा आपको, नहीं, बट इंक्यूबेशन सेंटर में आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगा। उसके बाद में बाजू के जो फाउंडर्स रहते हैं उनके साथ में आपकी वार्तालाप हो सकती है, उसके वजह से आपका जो शेयरिंग है वो बढ़ सकता है, बाजू वाले का एक्सपर्टीज़ मिल सकता है, वहाँ पे वीसीज आते हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलती है, यानी गाइडेंस मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोलते हैं ना, स्टिच इन अ टाइम सेव्स अ लॉन्ग माइल। तो एक टाइम पे अगर बराबर एडवाइस मिल गया तो उसका काफ़ी सारी मिस्टेक्स, तो ये इंक्यूबेटर्स के पास में काफ़ी सारे मेंटर्स अवेलेबल है जो आपको आपके सेक्टर में, आपके डोमेन में, फिनटेक है तो फिनटेक, हेल्थ में है तो हेल्थ, तो ये सारे एक्सपर्ट्स उनके पास में अवेलेबल है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के एक्सपर्ट्स है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, सेल्स वाले एक्सपर्ट। बिकॉज जब लड़का चालू करता है तो वो प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, बट प्रोडक्ट इज़ नॉट द स्टार्टअप। प्रोडक्ट के थ्रू जो आप बिजनेस करते हो दैट इज स्टार्टअप। तो प्रोडक्ट को जो आगे लगने वाली जो हेल्प है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आपके मेंटर्स आपको दे सकते हैं। ये मेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में इनके पास में काफ़ी सारे फंड्स आते हैं जिसके तो आपको ग्रांट्स मिलती है, तो वो ग्रांट्स आप यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा। उसके साथ साथ अगर एंजल इन्वेस्टर्स, छोटा इन्वेस्टमेंट आपको लोगों से, नागपुर के लोगों से चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एंजल इन्वेस्टमेंट, तो वो सीधा मेरे मेल पे लिख सकते हैं कि shashikant.chaudhary@gmail.com, उसके ऊपर मेल भेज सकते हैं, तो मैं उनको मीटिंग पे बुला सकता हूँ, वो कमेंट में डाल सकते हैं आप उन लोग। या फिर ये जो हमारा फैमिली कैप नाम का इनिशिएटिव है, तो उसका जो हमने एक पर्सन असाइन किया, उसको यश लोया नाम का, ही इज़ अ पर्सन। तो वो पर्सन के पास आपका स्टार्टअप का जो पिच बोलते हैं, बिजनेस प्लान जो बोलते हैं, वो आप उनको फ़ोन करके भी या व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू उनकी तरफ पहुँचाइए। वो इवेल्यूएट करेंगे, इवेल्यूएट करने के बोलेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं, हम आपको अगले राउंड में लेंगे फंडिंग के लिए, तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर स्टार्टअप सच में अच्छे लेवल पे है, तो जो हमारे वीसी फंड के बारे में जो बात करा है, जैसे मैंने आज ही एक कंपनी नागपुर की है, उसको कैरेट कैपिटल के प्राजक्त राउत करके जो उनके जो फंड मैनेजर है, उनको पास भेजा है। तो अब वो अपने से कनेक्टेड है करके वो नागपुर के कंपनी को अभी देख रहे हैं। उनको वेडनेसडे को उनको अपने को जवाब आएगा। उनकी रिक्वायरमेंट है 2 से 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो उनके जो बोलते हैं उनका जो थीसिस है उसमें बैठता है कि नहीं, तो उसके हिसाब से वो उनका डायलॉग चालू करेंगे। तो ये पूरी सिस्टम्स नागपुर में, और उसके साथ साथ एक टाई नाम की संस्था है, तो ये संस्था में काफ़ी सारे मेंटर्स अवेलेबल है। वो भी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड ये करते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारे, अब हम लोग जो एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक प्रोग्राम चला रहे हैं, टाई के थ्रू चला रहे हैं, तो उसमें मैं प्रेसिडेंट भी था। अभी जो टाई की जो करंट प्रेसिडेंट है उसके थ्रू टाई यू करके नाम का एक प्रोग्राम चला है। टाई यू इज़ फॉर टाई यूनिवर्सिटी। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के जो लोग आइडियाज़ पे सिर्फ काम करते हैं, तो वो आइडियाज़ पे जो काम करने वाली हर कॉलेज की, ऐसे 8 कॉलेज की कम से कम 40 टीम्स हैं। ये 40 टीम्स के साथ टाई अभी काम कर रहा है। तो हर वीक में हमारे जैसा एक आदमी जाता है, मैंने भी एक लिया, हम एक जाएंगे 2 घंटे का पूरा सेशन लेंगे। कोई आदमी कस्टमर सेगमेंटेशन पे बात करेगा, कोई वैल्यू प्रोपोजिशन पे बात करेगा, कोई गो टू मार्केट में बात करेगा, कोई सेलिंग के लिए बात करेगा,
कोई बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करेगा। तो ये जो 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, हम लोग सब जाके ये जो पूरे 40 टीम्स है उनके साथ में हर वीक में मिल रहे हैं। अब उसमें से अच्छे निकलते हैं जो सच में काम करना चाहते हैं, उसको हेल्प करने के लिए भी लोग तैयार हैं। सर आपके कई सारे इंगेजमेंट्स हैं इन दिनों, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहे हैं कई जगहों पर, उसके बारे में बताइए। और इसमें आप क्या कुछ सिखाते हैं उसके बारे में अगर जिक्र करें, और इस क्लास को अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे सीख सकता है? हाँ, तो मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप VNIT में पढ़ा रहा हूँ, और ये क्लास होता है, एक सेमेस्टर का क्लास होता है, और वहाँ पे हम 2 चीज़ों पे ही मेजर बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को आइडियाज़, तो फिर अच्छी आइडिया कौन सी, वहाँ पे एक प्रश्न रहता है। उसके बाद में अगर आइडिया, एक आप आइडिया पे आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप कैसे करना चाहिए, सो दैट आपका पैसा और टाइम दोनों बचे। बिकॉज स्टार्टअप जर्नी बहुत लंबी रहती है, 8 साल की एक कोई भी स्टार्टअप बनाओ तो 8 साल लगते हैं अच्छे लेवल पे जाने के लिए। तो ऐसा ना होना चाहिए कि 2 साल के बाद में पता लगे कि अपने को यार ऐसे आइडिया पे हम लोग काम करें कि जो ज़्यादा चल नहीं सकता। तो ऐसे कौन से हम लोग अप्रोचेस ले सकते हैं कि जिसके थ्रू अपने को वो पहले आइडिया मिल जाए और एक सिग्नल से मिल जाए। तो उसके एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क से, ऐसा नहीं 100% होता है, बट 80% तक आपको एक पता लग जाता है कि भाई कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करना चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे बनाना चाहिए, डिलीवरी चैनल्स कैसे ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद में फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करना चाहिए, कॉस्ट रेवेन्यू कैसा होना चाहिए, पार्टनरशिप्स कैसे करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं, बट ये थियोरेटिकल नहीं पढ़ाते। ये उनको एक स्टार्टअप के आइडिया उनका ही जो रहता है उसी के ऊपर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब वो प्रैक्टिकल करके इन्वॉल्व करके वो जो करता है तो फिर सीखता है, क्योंकि सिखाना, कंसेप्ट सिखाना एक बात है, बट कंसेप्ट वो अप्लाई जब करेगा और उसके थ्रू जो सीखेगा, और अप्लाई कहाँ पे करेगा, इसकी तो लेबोरेटरी कोई है ही नहीं। बाकी तो सीखने की लेबोरेटरी तो अपनी साइंस लेबोरेटरी या जो भी लेबोरेटरी अंदर की होगी वहाँ लेबोरेटरी में करेंगे। ये जो लेबोरेटरी है तो वर्ल्ड है, एक्चुअल कस्टमर्स है, तो इनको एक्चुअल ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, एक्चुअल लोगों से बात करना पड़ेगा, एक्चुअल पार्टनर से बात करना पड़ेगा, एक्चुअल कस्टमर से बात करना पड़ेगा। तो उनको जो समझेगा उसके थ्रू ये तहत वो अप्लाई कर पाएंगे, और उसमें से जो अच्छी आइडियाज़ आती हैं तो उसको हम लोग ग्रांट देते हैं, फंड भी देते हैं। तो इसमें अभी हमने फर्स्ट टाइम बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अलाउ करा है। तो VNIT ने ये फर्स्ट टाइम ऐसा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना अभी, तो उसके तहत ये इंस्टीट्यूशनल बैंक में डाल दिया एक कोर्स। तो ये क्रेडिट कोर्स होता है, 3 क्रेडिट का उनको बेनिफिट भी मिलता है, उनके SGPA में CGPA में काउंट भी होता है। और अभी मेरे पास 3 कॉलेज के लड़के अपार्ट फ्रॉम VNIT, ये VNIT के लड़कों के साथ बैठ के ये कोर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, VNIT के एल्यूमिनीज का आपने एक संगठन भी बनाया है, उसके माध्यम से आप उनसे फंड्स भी लेके आ रहे हैं और उनको एक साथ लेके भी आ रहे हैं। और मतलब VNIT तो अपने आप में इतना प्रतिष्ठित संस्थान है कि उससे आपके जीवन का जुड़ाव ही हो जाए तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और प्रगति तो फिर आप करते ही हैं। वो काम किस तरीके से चल रहा है? तो वो VNIT एल्यूमिनी एसोसिएशन करके हमने बनाया, तो मैं फाउंडिंग चेयरमैन हूँ उसका। और इसमें हम लोगों ने अगेन एक यूनिक कंसेप्ट इंडिया में पहले बार है कि एक कॉलेज डिज़ाइन, कॉलेज अपनी एक विश लिस्ट देता है कि ये चीज़ें अपने लैब्स चाहिए, ये चाहिए, ये प्लेग्राउंड चाहिए, ये टाइप का। उसके बाद में हमारी सिस्टम हमने ऐसी बनाई कि हमारी जो बैचेस है एल्यूमिनी की, हर साल की जो है, हमारी 83 बैच हूँ मैं, तो वो बैच वो बोले कि ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, भले वो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का, डिज़ाइन भी हम करेंगे, फंड भी हम करेंगे, कंस्ट्रक्ट भी हम करेंगे, और ये फिर कॉलेज को वापस करेंगे। तो ऐसा करके हमने पहले प्रोमोनेड बनाया, फिर स्टैचू बनाया, फिर उसके बाद में 2 टेनिस कोर्ट्स बना के दिए, उसके बाद में एक फुटबॉल ग्राउंड बना के दिया, फिर AI का लैब बना के दिया, फिर एम्बुलेंस, फिर उसके बाद में व्हीकल्स दिया, उसके बाद में वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स 4.5 करोड़ का हमने ओजोनेटेड स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल कॉलेज को बना के दिया। अभी हम ऑलमोस्ट 16 करोड़ का गुरु दक्षिणा कॉम्प्लेक्स बना रहे, वो 26,000 स्क्वायर फीट का है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। तो इसमें हमारी जो बैचेस हैं पूरी वो एक साथ आती हैं, और वो बैचेस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं और उसको सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ हम सोशल कॉज में भी, कहने को हम बहुत कोविड के टाइम से
VNIT एल्यूमिनाई ने सोशल कॉज के लिए 2.5 करोड़ रुपए जमा किए, वो पूरा मेलघाट तक जहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये जो थे पूरे के पूरे हमने PPE किट्स तक पहुँचाएँ। और उसी के साथ साथ मैंने स्टार्टअप के लिए भी एक इनिशिएटिव बनाया था, जहाँ पे एल्यूमिनाइज जो है VNIT के एल्यूमिनाइज VNIT के स्टार्टअप्स को फंड करेंगे। तो उसके तहत हम लोगों ने कुछ स्टार्टअप्स फंड करे। हम लोग 1 से 1.25 करोड़ रुपए फंड करते हैं। उसी का एक इवॉल्व स्वरूप है, हम लोग अभी नया इंक्यूबेशन सेंटर चालू कर रहे हैं। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर को कुछ फंड हमने कॉलेज से लिया और कुछ फंड जो है, जैसा एक बैच है तो उसको रिवॉल्विंग फंड करके हमने नाम दिया। तो वो बैच 25 लाख से 50 लाख रुपए देती है साल के, और वो साल के लिए वो बैच स्पॉन्सर करके काम करती है। तो उनका नाम रहता है पूरा, जैसे अब टेन्योर रहता है ना, वो टेन्योर की बेसिस पे उनका नाम रहता है कि ये बैच ये साल के लिए, जैसे अब 1988 बैच है हमारा VNIT का, ये पहला बैच है जिन्होंने 25 लाख रुपए अभी इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एज ए बैच स्पॉन्सर दिए। ये पैसा अभी ऑपरेशंस में, इंक्यूबेशन के कंपनीज के लिए जो ग्रांट्स लगती है, प्री इंक्यूबेशन के जो प्रोजेक्ट्स है उनको जो ग्रांट्स लगती है, हैकाथॉन्स है, उसमें हम लोग अभी खर्चा करेंगे। तो हर साल नए बैच लेंगे अभी। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे कितने दर्शक जो आपको और हमको देख रहे होंगे, रूबरू हो रहे होंगे, कितनों ने VNIT का कैंपस देखा होगा। इतना शानदार कैंपस है जिसको जाने का मौका मिले कि मतलब आपका मन नहीं भरता है कि आप वहाँ से निकल के आ जाएं। इतनी हरियाली और इतनी खूबसूरती वहाँ की है। अपने आप में देश का एक प्रतिष्ठित जो है वो संस्थान, शिक्षा संस्थान तो है। सर, एक सवाल आपसे ऐसा भी था कि क्या ऐसी कोई स्टडी और ऐसा कोई एनालिसिस है कि इस सेक्टर में स्टार्टअप्स बहुत बेहतर कर सकते हैं और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिस पे ताकि आप बता पाएँ तो जो हमारे दर्शक हैं उनमें से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण सलाह हो सकती है कि इस सेक्टर पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो अभी देखो, अभी तो ज़माना ये अभी जो आने वाला है, जो AI लेके जो सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे उसको तो डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। 1-2 साल का जो पीरियड है जो थोड़ा सा ये वाला अनसेटल्ड फेज रहेगा, बट AI के थ्रू जो बनाने वाले जो स्टार्टअप्स हैं कोर AI पे, जिसको बोलते हैं हम फाउंडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लेयर, वो एक अलग लेयर है। उसमें बहुत कम स्टार्टअप्स आएंगे जो LLMs बनाते हैं, बट उसके ऊपर जो बिजनेस रिलेटेड जो बनाएंगे AI के थ्रू, जो प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स गेन ला के देखे कोई भी सेक्टर में, वो सॉफ्टवेयर्स तो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। उसके बारे में तो डाउट ही नहीं। उसके बाद जो जहाँ पे नीड जो आ रही है, जहाँ पे आगे चल के बड़ा काम होगा, वो बड़ा काम होगा जहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप्स हम जो बोलते हैं। तो डीप टेक स्टार्टअप्स में जो क्षमता होती है कि जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो कोई भी एक सिचुएशन को, जो सिचुएशन में इंडिया आज है, पकड़ ले हम लोग, और हमको अभी इकोनॉमी, हम लोग 3rd इकोनॉमी तरफ जा रहे हैं, बट बहुत सारी अपनी जो जनता है, अभी भी हम 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे रहे हैं अभी, यानी अपने पुअर पीपल में हैं। तो अगर ये पूरी सिस्टम्स पुअर पीपल को तैयार करना है, तो इनके लिए हम ऐसे सॉल्यूशंस, कॉस्टली सॉल्यूशंस नहीं बना सकते, और ऐसे सॉल्यूशंस भी नहीं बना सकते कि जहाँ पे उनको आना पड़े, क्योंकि उनका एक दिन का रोज़गार जाता है। तो ऐसे सिस्टम्स बना के बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बट लोग आएंगे कि हेल्थ केयर लोग शहर में नहीं आना चाहिए, एजुकेशन शहर में नहीं आना चाहिए, फाइनेंशियल शहर में नहीं आना चाहिए, बैंकिंग उनके तरफ पहुँचना चाहिए, एजुकेशन उनके तरफ पहुँचना चाहिए, हॉस्पिटल मेडिकल सेवाएं उनके तरफ पहुँचने वाला है। अब ये बहुत सारा काम जहाँ पे ये जो स्क्रीनिंग लेवल का काम है ना, कि आपको ग्लूकोमा है क्या, आपको नंबर है क्या, आपको BP रिलेटेड इश्यूज है क्या, आपको अर्ली साइन जो कैंसर के है क्या, आपको डायबिटिक के है क्या, ECG के हार्ट के आपको चेक करना है, ये है क्या। अब ये नहीं लोग यहाँ पे आके चेक करवाएंगे। आपको अच्छा लगेगा कि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे ट्रक्स के, ड्राइवर्स के टेस्टिंग ही नहीं होता आय का, नंबर से उनके कैटरेक्ट्स है मगर उनकी आई साइट चेकिंग ही नहीं होती, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं बहुत। ये सॉल्यूशंस चीपर कॉस्ट में कौन बनाएगा? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू चीपर कॉस्ट, जो 2000 रुपये का ECG है वो 100 रुपये में कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये चीपर डिवाइसेस लोगों ने बनाने चालू कर दिए।
आपका जो ग्लूकोमा होने वाला है, तो ग्लूकोमा का जो प्रेशर रहता है अंदर का, तो आपको ऐसा डिवाइस लगा के चेक कर सके कि एटलीस्ट बता सके कि भाई आपको प्रेशर है, थोड़ा जाके चेक करिए। तो जो स्क्रीनिंग वाला जो एरिया है, लो कॉस्ट में ऐसे डिवाइसेस बनाए जाए कि जो हर 80 करोड़ लोगों के पास में पहुँचे और उनका स्क्रीनिंग अगर भी कर पाए तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप देख लो, वो बंदा जो है, जो आदमी जो है, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रापोलेटेड है, थोड़े ये है, बट वो दे नहीं सकता। बट आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बना रहे हो, सेंसर्स बना रहे हो, चिप होते जा रही हैं, आप उन तक वो लेके जाओ और वो 80 करोड़ लोग 1 रुपये भी दे 1 महीने का, तो वो स्टार्टअप का रेवेन्यू 80 करोड़ रुपए है। और ऐसी स्थिति अफ्रीका में भी है, केनिया में, उधर साइड में भी ऐसे और 2 बिलियन पीपल अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि एक सोल्यूशन आप सिर्फ अमीरों के लिए बनाओ। अमीरों के लिए बनाने वाले सोल्यूशंस तो बनाएंगे लोग, वो तो चल ही रहा है। 90% ऑफ द पीपल आर क्रिएटिंग सोल्यूशंस फॉर टॉप 10%. द टाइम हैज़ कम, द पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग द सोल्यूशंस फॉर 90% ऑफ द पीपल, एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज एक कल्पना देखो, एक कंपनी है जिसने सिर्फ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं, सामने वाले को यूज़ करने के लिए, आपको कोई डिसीज़ है, राइट, विलेज में बैठे हो, तो उसने क्या टेक्नोलॉजी बना दी, पीछे में AI लगा है, बट टेक्नोलॉजी क्या बनाए, आप सिर्फ फ़ोन कॉल करो, आपके भाषा में 100 लैंग्वेजेस में बात करो, 100 लैंग्वेजेस में बात करके आप आपके प्रॉब्लम्स उसको बताओ। नाउ पीछे में उसने AI लगाने के बाद में वो पूरा वो जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग को ट्रांसलेट करता है, फिर इंग्लिश में लेके आता है, उसके बाद में देखता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा और नियरेस्ट कौन सा और दूर का कौन सा, और ये डॉक्टर की लिस्ट, सजेस्टेड लिस्ट उसको सामने वाले को भेजता है। अब इसमें क्या, सामने वाले को क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ा, फ़ोन कॉल तो फ्री है। तो ऐसे सॉल्यूशंस की काफ़ी ज़रूरत है जो मास लेवल पे इम्पैक्ट करें और जो पॉसिबल भी है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि आपसे जो बातचीत हुई बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जो है, जो स्टार्टअप्स करना चाहते होंगे उन तक तो पहुंचा होगा, और हमारे लिए तो AI से रिलेटेड और जो बाकी IT सेक्टर है उसके आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए, उसके बारे में बहुत जानकारियाँ मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आप यहाँ बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए। यूसेन का काफ़ी और पर्सनली आपसे काफ़ी आभारी हूँ।